अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। एक नया दिन बहुत सी नई स्टोरीज़ के साथ, और कल का दिन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के खेलों के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। 15 सालों के बाद पाकिस्तान में ऐसे इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी, बड़ी टीमों का पाकिस्तान आना, चाहे हाइब्रिड मॉडल से ही हो रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव। 15 साल के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह एशिया कप की मेज़बानी की है और पहले मैच का शानदार आगाज़ किया है, पाकिस्तानी कौम को फतह के साथ इस एशिया कप का पहला तोहफा दिया है। गो कि टीम तरह छोटी थी नेपाल की, बट फिर भी फतह तो फतह होती है, आखिर वो भी तो घर से खेलने आए हैं। और जिस तरीके से शानदार, और ख़ास तौर पे जिनको हम बार बार कहते हैं चाचा जी कह के बुलाते हैं, और लेकिन चाचा इफ्तिखार जिनको हम अक्सर कहते रहते हैं, उन्होंने साबित किया है कि वो बिल्कुल चाचा नहीं है। इतनी शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया इफ्तिखार ने, वाकई ही में यार कल का क्रेडिट आयशा मैं तो उनको देना चाहूंगा। लेकिन बाबर को मत भूलें, बाबर ने 23 सेंचुरी अपनी बनाई है और वो सारे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। लेकिन कल जो एक्सपेक्टेड था ना, उस तरह से ओपनिंग सेरेमनी हमने देखी नहीं। शायद मुल्तान में गर्मी बहुत थी, बहुत छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज रखी गई थी, अब सिंगर्स की समझ में नहीं आ रही थी वो क्या गा रहे हैं। एक तो नेपाली सिंगर था आइमा बेग ने, लेकिन जाहिर बात है कि म्यूजिक से एक समा तो बांधा, लेकिन गर्मी सफोकेशन, फिर मुल्तान की जो गर्मी है वो तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में मशहूर है कि कितनी गर्मी पड़ती है। अच्छा, फिर सबसे अहम चीज कल की, बाबर आजम जो कि यकीनन एक मायानाज खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया है। उन्होंने जो नया रिकॉर्ड कायम किया है, हाशी मामला जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी थे, उनका रिकॉर्ड था आयशा के 104 मैचेस में उन्होंने 19 सेंचुरी बनाई थी, लेकिन तेज तरीन, लेकिन बाबर आजम ने 102 इनिंग्स खेलकर 19 सेंचुरियां बनाकर उनका भी रिकॉर्ड तोड़ डाला है। और इस तरीके से उन्होंने कल का जो तोहफा दिया है पाकिस्तानी अवाम को, बतौर कप्तान भी और बतौर खिलाड़ी भी, तो मेरा ख्याल है कि ये बड़ा मज़े का मुकाबला होने जा रहा है। बट फिर भी मुझे मज़ा तब आएगा आयशा कि जब यही परफॉर्मेंस हमारी टीम की हमें भारत के खिलाफ 2 सितंबर को देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सैटरडे को मैच है, बड़ा मैच है, और उससे पहले टीम का बड़ा मोमेंटम बन चुका है। टीम तकरीब पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कल जो नेपाली सिंगर आई वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और नेपाली वहाँ पर एंथम बजाया गया, पाकिस्तानी एंथम की धुनें वहाँ सुनी गई। लेकिन शायद गर्मी इतनी थी कि वो जो परफॉर्मेंसेस थी उसको बहुत छोटा रखा गया। इससे पहले हमने देखा PSL की जो सेरेमनी थी, ओपनिंग सेरेमनी, वो क्या ही शानदार थी। लेकिन शायद ये भी वजह है कि ODI मैच था, 100 ओवर्स का मैच था, लंबा मैच था, इसलिए जो ओपनिंग सेरेमनी थी उसे बहुत छोटा रखा गया था। और तकरीब के दौरान सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे ये लगी कि जो रंग बिरंगे गुब्बारे फ़ज़ा में छोड़े गए। वैसे तो ये औलिया का शहर है मुल्तान, लेकिन मुल्तान के लोगों ने भी बड़ा महसूस हुए कल की इस तकरीब के साथ। और फिर कल की जो परफॉर्मेंस है, खुसूसी तौर पर आइमा बेग ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और इस तरह ट्रॉफ़ी को भी मैदान में रखा गया था, ट्रॉफ़ी की भी रुनमाई की गई, ट्रॉफ़ी को भी दिखाया गया। और फिर मैच में भी पाकिस्तान ने जिस तरह शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, वो भी अपनी मिसाल आप है। अल्लाह करे ये जो तसलसल है कामयाबियों का, इससे पहले श्रीलंका को पाकिस्तान ने शिकस्त दी, फिर उसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने मुसलसल अब एशिया कप के पहले मैच में भी नेपाल को हराया है। अल्लाह करे ये कामयाब फतुहात का सिलसिला आगे जारी रहे। अब हाईलाइट्स की जानिब बढ़ते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है ना फिर दीगर सेगमेंट्स की तरफ आते हैं। औलिया के शहर पर शाहीनों का राज, एशिया कप का शानदार फतह से आगाज। हुकूमत की नाकामी अवाम के लिए कड़वी चीनी, माफिया की खजाने को फिर फकी। महंगी बिजली, अवाम सरापा एहतजाज, IMF ने भी पर्चा थमा दिया। हादसा नहीं सानेहा, ताखीर ही से सही, जाग तो गया है पैमरा। और बात करेंगे कि सदर मुमलिकत का किचन भी महंगाई का शिकार कैसे हो गया। तो जनाब एक दफ़ा फिर से हाइलाइट्स के बाद मैच की कुछ बात कर लेते हैं। और जिस तरीके से 238 रन से तारीखी फतह पाकिस्तान ने हासिल की है, और जिस तरीके से हमारे गो के शुरू में हमारी ओपनिंग लाइन जो है आयशा वो लड़खड़ाती रही, लेकिन उसके बाद फिर बाबर आजम ने, फिर इफ्तिखार ने, अरसे से लड़खड़ा रही है, अक्सर लड़खड़ा रही है। लेकिन ये बेहतर है कि जब ओपनिंग लड़खड़ाती है, फ़खर नहीं चल पा रहे हैं, बहुत अरसे से ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं,
तो बाबर जिम्मेदारी लेते हैं, रिजवान जिम्मेदारी लेते हैं, और बाबर ने जिम्मेदाराना बैटिंग करके एक सेंचुरी बनाई, फिर हाफ सेंचुरी बनाई और खेल को आखिरी ओवर तक लेकर गए, तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो नेपाल की टीम है वो ओडीआई में, उनको सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं, और पाकिस्तान 50 सालों से ये इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। ओडीआई में उसको 50 साल हो चुके हैं, रैंकिंग में टॉप पर है आईसीसी में, और नेपाली 15 नंबर की टीम है आईसीसी में। तो शायद उस तरह का तगड़ा मुकाबला देखने को नहीं मिला जैसा कि एक्सपेक्टेड था कि एशिया कप का जो ओपनिंग मैच होना चाहिए था वैसा मैच नहीं मिला। वैसा मैच नहीं मिला है, और इसी सारे सिनेरियो पर, सारे इस कल के मैच की सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अशर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग अशर जैदी, आपको खुशामदीद कहते हैं। अशर, कल का मैच यकीनन बड़ी फतह पाकिस्तान ने हासिल की, लेकिन टीम नेपाल की है, उस तरह मुकाबला भी नहीं बनता। लूप होल्स आपको कहाँ पर नजर आए, ज़रा पहले इसका क्रिटिकल एनालिसिस कर लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके तमाम व्यूवर्स को। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, पाकिस्तान टीम पे और नेपाल की टीम पे मैं बात कर लूँगा, लेकिन अभी आप लोग बात कर रहे थे मुल्तान की गर्मी की, तो क्या लेजेंडरी गर्मी होती है। मुझे अपना वक्त याद आया कि जब पाकिस्तान और मेरे ख्याल में इंग्लैंड का टेस्ट मैच था और मैं वहाँ पर कवरेज के लिए गया हुआ था, तो मैं बिला मुगालता आपसे कह रहा हूँ, इतनी शदीद गर्मी थी, इतना पसीना एक दिन में निकला था कि मेरी जो वाइट शर्ट जो ग्रीन शर्ट थी वो उसके बाद वाइट हो गई थी। इतना ज्यादा गर्मी होती है। और मुझे याद है कि इंडिया के खिलाफ मैच था जिसमें सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई थी मुल्तान में। शोएब अख्तर को पूरे दिन बॉलिंग करानी पड़ी थी, उसके बाद वो ऐसे अनफिट हुए थे कि पता नहीं फिर कितने मैचेस पे वो दोबारा नजर नहीं आए। तो मुल्तान की बड़ी लेजेंडरी गर्मी होती है और अल्लाह ही उससे बचाए। बहरहाल कल का जो मैच हुआ है, इस पर कुछ कहना कबल वक्त है। अगर इसी नेपाल की टीम के खिलाफ अगर हमारी टीम परफॉर्म ना करती तो आज मैं और आप ही बैठ के इसका ऑपरेशन कर रहे होते, पोस्टमार्टम कर रहे होते कि हमारी टीम क्या है, किस तरह की है। लेकिन कबल वक्त कहना कुछ ज़्यादा होगा कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि नेपाल की टीम का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ऑल्दो T20 में नेपाल बहुत ऊपर आई है और नेपाल वर्ल्ड कप भी T20 का जो है वो 2024 में वो खेलेगी। एक सरप्राइज पैकेज है कि बहुत सारे एसोसिएट ममालिक को आउट करके उसने खेला, और आई थिंक आप लोग सारी बातें कर चुके हैं। अगर एक ओपनिंग को हटा दें, फखर जमान ने जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 बैक टू बैक सेंचुरीज मारी थी, उसके बाद लग रहा है कि किसी की नजर लग गई है। स्टेडियम में कोई गया था, उसने देखा, उसको नजर लग गई, और 7 मैचेस से वो कोई खास काबिल जिक्र स्कोर नहीं कर सके। लेकिन उस एंगल को हटा दें तो बॉस, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आपकी बहुत खतरनाक और बहुत तगड़ी टीम है, और ये इंडिया, श्रीलंका, अफगानिस्तान सबको बहुत टफ टाइम देगी। लेकिन अच्छा, ये भी तो एक तासुर है कि मुल्तान की विकेट बड़ी अच्छी होती है, बैटर्स को बड़ा सपोर्ट करती है। ऐसी विकेट पे बाबर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और जो आपने गर्मी का जिक्र किया कि इतनी तूफानी गर्मी वहाँ होती है, और बाबर की सेंचुरी, 150 रन और मैच को आखिरी ओवर तक लेके जाना, क्रेडिट तो बनता है बाबर का। देखिए, बिल्कुल बनता है, और मैंने कहूँगा कि क्या ज़बरदस्त प्लेयर मिला है हमें, और फ़ख्र करना चाहिए कि रैक्स टू रिचेस की स्टोरी है कि एक बॉल पिकर था, एक मुतवस्सित तबके के आदमी का बेटा, और आज वो नंबर वर्ल्ड बन गया। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में से जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ नेगेटिव खबरें आती हैं, इस खबर को तो जितना हम हाईलाइट करें वो कम है। पूरे कौम के लिए फ़ख्र की बात है, और आई थिंक ऐसा प्लेयर फिर सदी 2 सदी में एक आधी आता है। और बैट्समैन तो मेरे ख्याल में मोहम्मद यूसुफ भाई और यूनुस भाई के बाद हमें कोई प्रॉपर बैट्समैन जो है वो अब बाबर आजम की सूरत में हमें मिला है, जो कि कंसिस्टेंट भी है। बस अब एक ख्वाहिश है कि बाबर इस रन को जारी रखें और कोई एक क्रिकेट का ताज बाबर के सर पे आ जाए, तो फिर मेरे ख्याल में ये कंप्लीट अल्लाह करे ये कंसिस्टेंसी बरकरार रहे बाबर की। अशर, ये बताइएगा कि जिस तरह हमारी ओपनिंग लाइन काफ़ी देर से चल नहीं पा रही है, इमाम जो हैं वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि जब भारत के खिलाफ हमारा मैच होगा तो उसमें कोई चेंजेस हो सकती हैं ओपनिंग लाइन में, या फिर आप समझते हैं यही कॉम्बिनेशन को आगे लेकर हमें कैरी करना चाहिए? आज मैं मोइन भाई से बात कर रहा था, मोइन खान, तो यही सवाल मैंने उनसे उठाया, तो बहुत जोर से हंसे। उन्होंने कहा कि यार, या तो वो टीम बना लो जो सोशल मीडिया पे तुम्हारी ख्वाहिशात होती है, या वो टीम बना लो जो एक्सपर्ट समझते हैं। तो उनका कहने का मतलब ये था कि प्लेयर्स इसको इसी तरह कॉन्फिडेंस दिया जाता है। ऑल्दो 7 मैचेस में फखर जमान नहीं चले हैं, इमाम ऑफ एंड ऑन परफॉर्म कर रहे हैं और कोई बड़ी सॉलिड पार्टनरशिप हमें नहीं मिली, लेकिन जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनका यही कहना है कि इसी तरह कॉन्फिडेंस दिया जाता है। अब आपने एक टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया है, यही टीम है, इसी को आप चलाएं। हालांकि आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे बाकी जगह
कि अब्दुल्ला शफीक की बात की जा रही है और प्लेयर्स की बात की जा रही है कि वो टीम में लाएं, बट आई वुड से कि अब आपने एक टूर्नामेंट के लिए टीम डिसाइड कर ली है तो अब फखर हो, विनिंग इमाम हो, कॉम्बिनेशन बस के साथ ही जाना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं अशर? अच्छा बिल्कुल अशर, अभी जो अगला मैच है, आज भी एक मैच है, उस पर तो बात कर ही लेंगे, लेकिन जो एक सबकी नज़रों का मरकज़ बना हुआ है मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच, जिसके टिकट्स 60 सेकंड्स के अंदर सारे टिकट्स बिक गए, तो उस पर थोड़ी बात कीजिएगा। और वहाँ के श्रीलंका का कंडीशंस कैसे हैं, पिच कैसे है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए टीम की? देखिए बहुत हाई वोल्टेज मैच होगा, और आपने जो टिकट्स की बात की तो मैं आपकी जैसे इल्म है कि कनाडा के शहर टोरंटो में होता हूँ, तो यहाँ तो इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद है। और अभी जब हम शाम को मैचेस खेल रहे होते हैं, वार्म अप हो रहा है, तो उसमें यही हमारे एक फ्रेंडली बैंटर चल रहा होता है कि तुम्हारा प्लेयर क्या करेगा, हमारा प्लेयर क्या करेगा। बाय द वे एक इंडियन भाई ने मुझे ताना मारा था कि पहले नेपाल से तो जीतो, तो कल शाम जब मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा तो पहले मैं वो हिसाब तो उनसे पूरा करूंगा कि हमने नेपाल के साथ क्या किया। अशर भाई खाली आपने हिसाब पूरा नहीं करना, सूद समेत हिसाब चुकता करना है क्योंकि जिस तरीके से आप पाकिस्तान ने कल हराया है नेपाल को। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तसल्ली से हराया है। अच्छा, अब इंडिया पे ये भी प्रेशर आप देखिए कि टूर्नामेंट का जो ओपनर है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं। पाकिस्तान का फिर भी मोमेंटम है, हमने श्रीलंका को मारा, अफगानिस्तान को मारा। ऑल्दो जो पंडित हैं वो ये कहेंगे कि बड़ी टीमें नहीं थी, तो लेकिन फिर आप इंडिया का भी रिकॉर्ड देख लें कि गुज़िश्ता 10 मैचों में जो वाहिद अच्छी टीम इंडिया के सामने आई है वो ऑस्ट्रेलिया है, और इंडिया उससे 2-1 हार गई और अपनी होम ग्राउंड पे हारी। तो इंडिया भी कोई ऐसा खौफ नहीं है। हाँ ठीक है, उनकी मार्केटिंग इतनी अच्छी है, पैकेजिंग इतनी अच्छी है कि अंदर प्रोडक्ट जैसा भी हो वो दिखता बहुत खूबसूरत है। अच्छा अशर, कौन सा ऐसा प्लेयर है, इंडियन प्लेयर आपको लगता है जो बहुत भारी साबित हो सकता है? स्पिनर की बात कर लें, फास्ट बॉलर की बात कर लें, यानी जिससे प्लेयर्स डर सकते हैं और उसको बड़ा एहतियात से खेलना होगा। देखिए ऐसे मैचेस में हमेशा जो ऐसा प्लेयर जिसका आपने सामना ना किया हो वो आपके लिए सरप्राइज होता है। अब ईशान किशन जो मुंबई इंडियंस के उनके प्लेयर हैं, उनकी बड़ी हाइप रही है, विकेट कीपर भी हैं, तो जरा मैं उनको देखना चाह रहा हूं कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। फिर जो है आपके बुमराह वापस आ गए, लेट्स सी वो कितने फॉर्म में आते हैं। सिराज हैं, मोहम्मद शामी हैं, तो वैसे आप देखें तो इंडिया भी एक प्रॉपर आपको यूनिट दिखाई देता है। अब इतने हाई वोल्टेज मैच में ओडीआई में तो हमें ख्याल में पाकिस्तान इंडिया एक बहुत तवील अरसे के बाद एक दूसरे के सामने आएंगे, तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट बॉल गेम होगा। अब कहानी सारी वही आती है कि उस दिन आपका कौन सा प्लेयर आगे जाके परफॉर्म करता है। आई थिंक इंडियंस ने भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान को रीड किया होगा, लेकिन ऑन द अदर साइड आप पाकिस्तानियों के रिदम को देखें, मेरे ख्याल में हमारी बैटिंग जो भी हो, हमारी बॉलिंग में इतनी डेप्थ है। और सिर्फ एक बात मैं कहूंगा कि अगर मैं बाबर आजम होता तो मैं बड़ा अपने आप को दुनिया का किंग कैप्टन समझ रहा होता कि मैं तो फॉर्म में हूं, लेकिन मेरे पास जो बॉलिंग यूनिट है, ऐसा बॉलिंग यूनिट तो ड्रीम कैप्टन को मिलता है। गालिबन रिकी पॉन्टिंग को आखिरी दफा मिला था कि आपके पास स्पिन में इतनी वैरायटी है, मीडियम पेसर्स, फास्ट बॉलर्स, तो पाकिस्तान टीम की बॉलिंग आपका ड्रीम यूनिट है। अच्छा अशर, मैं अक्सर ये सवाल करता हूं, आपसे भी यही सवाल करूंगा कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान और भारत दोनों टीम्स बहुत तगड़ी हैं अपने अपने टाइम, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, लेकिन असल कामयाबी वही टीम के सर जाएगी जिसका अपने असाब पर, नफ्स पर काबू होगा, साइकोलॉजिकली जो मैदान में उतरेगी ये सोचकर और प्रेशर को बिल्कुल ओवरकम करके उतरेगी। क्या लगता है आपको, नफ्स पर कैसे काबू पाया जाएगा? असल गेम तो नफ्स की होगी उस दिन। बिल्कुल आपने खूबसूरत बात कही। अगर आप रिसेंट दिनों में देखें कि जब से हम 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती है सरफराज की कैप्टनसी में, आपको इस टीम में एक सेल्फ बिलीव दिखाई देगा। और कुछ लड़के ऐसे हैं, वैसे हम फखर जमान की बात कर लें जो उस मैच में मौजूद थे, और भी लड़के होंगे मेरे ज़हन में नाम नहीं आ रहे, तो मेंटली तौर पे आपकी टीम बड़ी पुख्ता है। अब आप सबसे अच्छी बात ही देखिए कि इस टीम में आपने शादो नाजरी कोई स्कैंडल सुना होगा, शादो नाजरी कोई गलत बात तो नहीं होगी। ये लोग फोकस लड़के हैं। इवन मैथ्यू हेडन आए थे तो उन्होंने तो लव्स स्पिरिचुअलिटी यूज किया था, लेकिन मजहब से लड़के बहुत क्लोज हैं, बड़े फोकस होके जा रहे हैं। मैक्स बाबरी लाहौर बेस्ड जो एक साइकोलॉजिस्ट हैं, उनको टीम में रखा गया है, वो भी टीम के साथ हैं, तो एक जेल यूनिट बड़ा बनाया जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूं किसी भी टीम में, कि जब कैप्टनसी के मामले में कोई टग ऑफ वॉर ना होना, कि पता है कि यार ये हमारा कैप्टन है, ये क्लियर कट कैप्टन है और आसपास अब कोई दूसरा कैप्टन नहीं बन सकता, वो टीम फिर अपने पैरों पे सही खड़ी होती है। तो अगर आप ओवरऑल एक पैकेज देखें, अब 2 तारीख को क्या होता है, हम में से आप में कोई नजूमी तो है नहीं कि हम कह दें क्या होगा, हम ख्वाहिशात कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान टीम को स्ट्रेंथ वाइज देखें तो ये एक स्टेप आगे जाती जा रही है। हाँ, ये जरूर हमने देखा है मैचेस में। और अगेन आप कह सकते हैं कि ऑल्दो ये प्रोफेशनल प्लेयर है, लेकिन ये 20, 25, 30 साल के लड़के ही हैं कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर सिचुएशन होती है तो कोई ना कोई एक प्लेयर कहीं ना कहीं
उसका फिर बैड डे आ जाता है। इवन शाहीन आफरीदी को आपको याद होगा, मैथ्यू वेड ने वर्ल्ड कप में छक्के मार के मैच खत्म कराया था, याद है? तो वो तो होता है पार्ट, जिसने भी क्रिकेट खेली है, भले गली की क्रिकेट खेली हो या इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, जब बुरा दिन होता है बॉस तो फिर बुरा वक्त बता कर नहीं आता। ये तो पता चलेगा हमारे साथ मौजूद 2 सितंबर को जब टाकरा होगा पाकिस्तान और भारत का, तो फिर पता चलेगा कितने पानी में। बहुत शुक्रिया अशर आपका। असल गेम उसी दिन आयशा होगी, आपकी तो कितनी तैयारी है ये तभी पता चलेगा। आप ये देखें, सोशल मीडिया पर कोई कैच छूट जाए तो वो तूफाने बदतमीजी उतरता है, तो प्लेयर्स को भी बड़ा एहतियात से खेलना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच ऐसा होता है कि लोग एक हल्का सा ऑफ फील्डिंग करें वो भी दिल पर ले लेते हैं। नहीं देते लोग, मार्जिन नहीं देते। हालांकि रोबोट्स exactly. नहीं है, खिलाड़ी हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं तो फिर उस टाइम हो तो फिर दिल टूटते हैं, तो फिर गुस्सा भी इंडियंस तो अपने टीवी तोड़ देते हैं, क्या कुछ नहीं करते। टीवी नहीं तोड़ते, खिलाड़ियों के घरों में जाके उनके घर तोड़ देते हैं, उनकी खिड़कियां तोड़ देते हैं। लेट्स सी अब देखते हैं होता क्या। अच्छा जी, अब जरा अरब कल्चर की बात करते हैं। आयशा, अरब का हमेशा से एक कल्चर रहा है, उनके अरब कल्चर में अगर इसका जिक्र किया जाए तो ऊंट का जिक्र सबसे पहले आता है। वहाँ पर क्योंकि डेजर्ट है, सहरा है, तो सहराई जहाज़ ऊंट को कहा जाता है, तो अरब के कल्चर में ऊंट की बहुत अहमियत है। अरब के कल्चर को आयशा रिवाइव करने के लिए अरब में ऊंट रेस का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंदर दुनिया भर से खवातीन ने हिस्सा लिया, और इस ऊंट रेस में जो पहली पोजीशन हासिल की वो अमेरिकन खातून हैं टेलर डेस। उन्होंने कामयाबी हासिल की है इस रेस के अंदर। तो अरब लोग अपनी तारीख से, उनकी अपनी रवायात हैं, उनकी अपनी वो एक यानी कि नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं। तो इसी अमेरिकन खातून ने ही ट्रेनिंग ली थी पहले, सऊदी अरब से ही ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने सऊदी अरब से ट्रेनिंग ली थी, उन्हें शौक था कि मैं ये रेस में हिस्सा लूं, और एक अफेक्शन भी थी उनको ऊँटों के साथ। तो पहले ट्रेनिंग लिया, और फिर ट्रेनिंग लेने के बाद, यानी वो इतनी प्रो तो थी नहीं, और आई है सिर्फ आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत एक चीज़ को लेकर, और वो ये उसका ये फ़ायदा हुआ कि सबसे कम टाइम में 3 मिनट 57 सेकंड में उन्होंने ये रेस जीत ली। और दूसरी पोजीशन हासिल की है ईरान की खातून है इज़्ज़तुल्लाह फरमोश, उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है, जबकि जर्मन खातून इन्होंने तीसरी पोजीशन हासिल की है। मकसद इसका यही था कि अरब जो कल्चर है उसका रिवाइव हो सके, और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस मिलना शुरू हो गई है सऊदी कल्चर में। ख़वातीन को ड्राइविंग की इजाज़त मिल गई है, और ख़वातीन के लिए एक पूरे टूर्नामेंट्स कराए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से लिया जा रहा है। अच्छा, अरब कल्चर बात कर ली, ऊँटों की रेस की तो हमने बात कर ली है। अब चीनी बहरान की हम बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में हमारी मुआशी सूरत हाल कहाँ तक पहुँची है और चीनी के बहरान की वजह क्या है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में वैसे तो सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है, मुआशरती बहरान है, अखलाकी बहरान है, बहरानों की एक तवील दास्तान है। पाकिस्तान बहरानिस्तान बना हुआ है, लेकिन अब जो नया बहरान जन्म लेने लगा है, सर उठाने लगा है, वो चीनी बहरान है। और चीनी की वजह से, इससे पहले आयशा हमने देखा था पीटीआई की गवर्नमेंट थी, तो हालांकि पाकिस्तान में इस दफ़ा भी शुगर की, गन्ने की बम्पर क्रॉप हुई है, उसके बावजूद चीनी बहरान क्यों ये जन्म ले रहा है, वजह क्या है? ये जो माफियाज का जो हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, ये माफियाज करते क्या हैं? खुद ही चीनी पहले मार्केट में आम की जाती है, उसके बाद वो शॉर्ट कर दी जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है, फिर वही महंगे दामों बेची जाती है। चीनी माफिया को सपोर्ट मिली होती है गवर्नमेंट की जानिब से। जब तक उनको ये सपोर्ट ना हो तो किस तरह से आपके मुल्क में सस्ती चीनी आप बाहर भेजें और मुनाफा कमाएं डॉलर्स में, और उसके बाद फिर आप महंगी चीनी बाहर से मंगवाएं। और यहाँ तक खबरें हैं कि 220 रुपये तक चीनी मिलेगी आने वाले दिनों में। ये तारीख में कभी नहीं हुआ ऐसा। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहब, ये चीनी का बहरान है जो कि एक अरसे से चला आ रहा है। पीटीआई की जब गवर्नमेंट गई, अब 16 माह से हम देख रहे हैं चीनी का बहरान है। ये बहरान की एक्चुअल रीजंस क्या हैं? क्या हमारी अपनी नाअहलियाँ हैं, और किस तरह से इस पर काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, मुनाफाखोरी, स्मगलिंग और ख़राब तर्ज़ हुक्मरानी, ये इसकी बुनियादी वजूहात हैं। पाकिस्तान अशराफिया की मईशत है। बेशतर पॉलिसियाँ अशराफिया, जिसको माफिया भी कह लें, उनके मुफाद में बनाई जाती हैं। चीनी का बहरान बार बार आता है, कई बरसों के बाद आता है, ये पहली दफ़ा नहीं आया, और उसमें हुकूमतें बराह रास्त मुलव्विस होती रही हैं। मैं निगरान को नहीं कह रहा, ये तो शायद उनके असर में काम कर रही हैं, लेकिन माजी में जो हुकूमतें थी, फौजी हुकूमतें, ये रिकॉर्ड पर मैं बता रहा हूँ आपको,
वजीर आजम ने और कैबिनेट ने उनके साथ गठजोड़ किया और कहा कि जी आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते रहें और हम इंपोर्ट्स को डिले कर देंगे। हालांकि इंपोर्ट का फैसला हो चुका है, लेकिन उसको डिले किया गया, मुनाफा कमाया गया और जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ी तो उसको मंगा लिया गया। वही तमाशा अब हुआ है। फ़र्क सिर्फ ये है अब के निगरान हुकूमत उसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि उनके ज़ेर असर है। तो ना वो मुनाफाखोरी को रोक रहे हैं, बल्कि मैं तो हैरान हुआ, वज़ीर ख़जाना ने कहा फूड डिपार्टमेंट से कि आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी को तो रोक ही रहे हैं, आप स्मगलिंग को भी रोकें। अब खुदा के गज़ब से डरे, उनको कोई बताए वो बेचारे स्मगलिंग का उनसे क्या ताल्लुक है, वो तो दूसरे इदारे हैं। तो मेरा मतलब ये कुछ बौखलाहट है, कुछ घबराहट है, कुछ माफिया जो पाकिस्तान में है वो असल में मुल्क चला रहे हैं। शुगर माफिया है, प्रॉपर्टी माफिया है, स्टॉक एक्सचेंज माफिया है, उसके बाद जो है ना प्रॉपर्टी माफिया है। ये माफियाज के मुफाद में पॉलिसियाँ बन रही हैं और हुकूमतें उनके ज़ेर असर हैं। चीनी का अगर मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के मुमताज़ तरीन सियासतदान जो हुकूमतों में रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं। तो कोई भी हुकूमत है उनके या तो उनकी हुकूमत होती है या उनके ज़ेर असर। तो किसी की हिम्मत नहीं है कि इस अशराफिया को नाराज़ कर सकें, उसके बगैर हुकूमत नहीं कर सकते। अगर चाहें तो बैंक्स भी ताउन करते हैं और कहते हैं जी आपने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी है तो आप स्टॉक को गोडाउन में रहने दें, हम आपको कर्जा दे देते हैं। तो ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें सब शामिल है। कुचले कौन जाते हैं? पाकिस्तान के गरीब आवाम। यानी मुझे तकलीफ इसलिए हो रही है, मैं ज़रा गुस्से में भी हूँ कि अब नौबत ये आ गई कि मुझे बहुत से लोग बताते हैं कि जी हम तो रोटी सालन खाते नहीं थे, हम तो चाय में के साथ 2 रोटी खा लिया करते थे तंदूर की। अब पत्ती भी महंगी हो गई, चीनी भी महंगी हो गई, तो क्या उनके मुंह से हम निवाला छूना चाहते हैं नाजायज़ मुनाफे के लिए? ये माशरे को किधर लेके जा रहे हैं? ये कौमी सलामती को कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तो यानी लोगों को अपने मुल्क से मुस्तकबिल से मायूसी हो जाएगी कि मैं पेट भर के न खुद खाना खा सकता हूँ, न खिला सकता हूँ, दूसरे लोग अरबों रुपए कमा रहे हैं नाजायज़ तरीके से और हुकूमतें मिली हुई हैं, हुकूमतें उसमें शामिल हैं इसी पे वजह से, और वो पैसा फिर बाहर जा रहा है। तो ये खुदा के गज़ब से इनको खौफ नहीं आता कि कभी जो है ना अगर कुदरत की जब पकड़ होती है तो मुझे लगता है कि अब वो ढील शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब जी फरमाइए सर। लेकिन जब अभी जब पीडीएम की गवर्नमेंट गई है 16 माह रहने के बाद, तो सर जब उनसे हमारी बात होती है, प्रोग्राम में उनसे लिया जाता है, जब उनका हम वर्जन लेते हैं, मौक़िफ़ लेते हैं, तो वो क्रेडिट लेते हैं कि हमने आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, हमारी ये कामयाबी है, ये हमारी मुआशी कामयाबी है कि हमने मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं होने दिया। लेकिन सर गरीब आदमी तो डिफ़ॉल्ट से भी बढ़कर शायद कोई लफ्ज़ होगा जो उस हद तक वो जा चुका है जिस सूरत हाल की आपने मंजर कशी की है। तो ऐसे में सर फिर क्या किया जाए, होगा क्या? अब आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल ऐसी ही रहेगी या बद से बदतरीन हमें सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा? देखिए, आने वाले वक्त में रुपए की कदर गिरेगी, मजीद गिरेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, बिजली के नर्ख बढ़ेंगे, पेट्रोल के नर्ख बढ़ेंगे। निगरान वजीर ख़जाना ने तो हाथ खड़े कर दिए। वो कहते हैं जी हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा मईशत तबाह है। उनसे पूछो कोई एक बात मुझे बता दें जो आपकी तवक्कुआत के खिलाफ हो। सारी बातें हम पहले कर चुके थे, स्टेट रिपोर्टों में आदाद शुमार मौजूद है। अब उन्होंने कहा हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो IMF की शराइत के पाबंद हैं। हालांकि अगर वो, मैं एक जुमला कहना चाहता हूँ बिल्कुल रिकॉर्ड पर, अगर निगरान वजीर ख़जाना ने जो हाथ खड़े कर दिए हैं और कहा जी हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो जो मुफ्त बिजली दे रहे हैं वो भी वापस नहीं ले सकते, तो मैं तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि क्या मुल्क का कानून मौजूद नहीं है कि जब एमनेस्टी स्कीम आई थी तो कानून बना था 14 जून 19 के अखबारात निकालने, बड़े बड़े इश्तहारात थे कि जिन लोगों के नाजायज़ असासे हैं वो अगर इस स्कीम से फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो उनके असासे जब्त कर लिए जाएंगे, उनकी जायदादें जब्त कर ली जाएंगी, उनको 7 साल के लिए जेल भेज दिया जाएगा। अब जब हुकूमत के पास 41 लाख आदमियों की लिस्ट है जिनके नाजायज़ असासे मुल्क के अंदर हैं, आप बैंक डिपॉजिट भी फ्रीज कर सकते हैं चोरों के। तो आप ये कहते हैं हम तो चोरों के अकाउंट भी फ्रीज नहीं करेंगे, कानून पे अमल भी नहीं करेंगे, मगर बिजली के नर्ख बढ़ा देंगे। ये वही खातून है जिन्होंने 200, मैं आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, 2018 में जब वो निगरान वजीर कानून खजाना थी, उन्होंने आर्टिकल 77 आइन का तोड़ा। इशरत साहिबा और शमशाद अख्तर ने आर्टिकल 77 आइन का तोड़ के लूटी हुई दौलत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस का इजरा कराया, जो न उनका इख्तियार था, न वज़ीर आज़म का इख्तियार था, न सदर का। सही वजह फरमाया आपने डॉक्टर साहब। जब आप गवर्नमेंट में जो हमारे आते हैं सियासतदान, उनके कुछ ऐसे रुफ़का होते हैं, अजीज़ व अकारिब होते हैं जो शुगर मिल्स के मालिकान होते हैं,
शुगर मिल्स मालिकान को सहूलत देने के लिए, उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए स्कीमें लाई जाती हैं, डिफरेंट चीज़ें मुतारिफ़ कराई जाती हैं। तो क्या ऐसा क्या कोई निज़ाम नहीं है, या निज़ाम है तो वो हरकत में क्यों नहीं आता कि जो गलत फ़ैसले जैसे IPPs के फ़ैसले हैं, मुआहदे हैं, इसके अलावा जो ये चीनी माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं अंदर खाते, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जाता, वो केसेस क्यों नहीं खुलते हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, अभी यही बात कर रहे थे आयशा के वजह यही है कि जब माफियाज वही होते हैं ना, कि माफियाज तो एक लफ्ज़ यूज़ होता है, इसमें हुकूमती लोग भी शामिल होते हैं, चीनी के जो मालिकान मिल्स मालिकान होते हैं वो लोग भी शामिल होते हैं, तो ये सब मिलकर ऐसी प्लानिंग करते हैं जिसका खमियाजा सिर्फ आवाम को ही भुगतना पड़ता है, आवाम को ही ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। और यही वजह से है कि इसके बावजूद आयशा के पाकिस्तान में बम्पर क्रॉप हुई है गन्ने की, इसके बावजूद चीनी का इस तरीके से ब्लैक में होना, महंगा होना, और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर ली जाती है, कमेटीज बनती हैं, कोई नहीं देखता कि इतनी चीज़ें इतने बड़े पैमाने पर करप्शन होती है, बट कोई पूछने वाला नहीं है हमें। एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं और हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, ये वो चीज़ें जो हमारे मुल्क में बनती थीं, तो माफियाज़ की पुष्टपनाही कर करके हमारे सियासतदानों ने, हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, उनकी नाअहलियों ने इस नहज तक पहुंचा दी है कि 220 रुपए किलो चीनी एक आम इंसान ले रहा है, जो एक चाय के कप से एक पराठा खा के अपना पेट भर लेता था। ये हमारी मुआशी सूरत हाल है। और दूसरी जानिब अगर हम देखें, इससे पहले PTI का जब दौर था, तब आटा, पाकिस्तान जिसको एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान को ज़रई मुल्क कहा जाता है, उसके बावजूद वहाँ पे हमने देखा कि आटे की शॉर्टेज हुई। पहले कहा गया कि आटा वाफर मिकदार में हुआ है, आटा हम अब तो बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हमने आटा बाहर भेजा, फिर उसका बहरान आया, फिर वही आटा महंगे हाथों हमने अपनाया। तो ये एक नाअहली भी है, नालायकी भी है, करप्शन भी है, बददियानती एक और नाअहली नालायकी की बात कर लेते हैं। नाअहली तो नहीं कहेंगे, एक गफलत कहेंगे इसको, बेहिसी कहेंगे इसको, कि एक हादसा पेश आया है जो इतना दर्दनाक हादसा है। ये वीगो डाला, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं, इसने बच्चों को कुचल दिया है। जो फुटपाथ पे बच्चे थे और गाड़ी जब भगाने लगे तो दोबारा जो बच्चा पहले हल्का सा ज़ख्मी बच्ची थी, जिसको शायद वो ज़िंदा थी या उसको हल्की सी कोई खराश आई होगी, चोट आई होगी, उसने भागने के चक्रों में वो वीगो डाला उस बच्ची के ऊपर से गुजार दी है। इतनी बेहिसी, इतनी ज़्यादा दिल खराश इस तरह का ये वाक़या है। मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि किसी वडेरे का ये वीगो डाला है। वीगो डाला एक आम बंदा नहीं रख सकता। बल्कि ऐसा हम ना अक्सर मुबैना लफ्ज़ एडिशनल यूज़ कर लेते हैं। ये एक ताकतवर पैसे का नशा होता है, एक ताकत का घुमंड होता है। अब आप ये वीडियो मुलाहिजा करें कि किस तरीके से उसने छोटे बच्चों को हिट किया है, जिसमें बाप, बेटा और भांजी जख्मी हुए हैं। अच्छा, उसके बाद चलें ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर एक गलती हो गई, हम ये मान लेते हैं कि एक गलती हो गई, उसकी तवज्जो नहीं थी, मुजरिमाना गफलत जिसको कहते हैं, रुक जाते। लेकिन उसके बावजूद अगर उसमें रत्ती भर भी आयशा इंसानियत होती, ज़र्रा बराबर भी उसके अंदर अगर इंसानियत की रमक बाकी होती, तो वो रुक जाता। उसी गाड़ी पर उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता था, अपनी इस लापरवाही का वो कफारा अदा कर सकता था। लेकिन उसने ये साबित किया है कि उसके अंदर इंसानियत तो थी ही नहीं, ये ताकत का घमंड होता है, और उसको ये लगा कि मैं बड़ी गाड़ी पर हूँ तो मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, और वो कुचल के कैसे जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्लैक पेपर होती हैं, गाड़ी के अंदर नज़र नहीं आता कौन है, उसने कहा मैं 1 मिनट में ओझल हो जाऊंगा, कोई पता भी नहीं चला सकेगा। लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है। आजकल लोग अपना बिजली का बिल नहीं भर सकते हैं, तो जो 3 बच्चे, 7 बाप और वो ज़ख्मी हो गए हैं, वो इलाज मुआवजा कैसे कराएंगे? बाप, बेटियाँ थी, भांजी थी साथ में। और इतना ये दर्दनाक वाक़या है कि हमारी सोसाइटी में ये ऐसे वाक़यात होते हैं कि हिट एंड रन के केसेस इतने ज़्यादा हो चुके हैं, और अब तो ये वीडियो भी सामने आई हैं कि वो, और आसपास लोग भी खड़े हैं, किसी ने उसके पीछे गाड़ी लगाने की कोशिश नहीं की, किसी ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। शायद कोई रोकने की कोशिश करता तो उसके साथ भी यही हाल होता, वो उसको भी कुचल के निकल जाता। उन्होंने कोशिश नहीं की, लेकिन अब ये फुटेज भी है। उसके बाद इसको अगर पुलिस ट्रेस करना चाहे आयशा, बड़ी आसानी से उसकी नंबर प्लेट के ज़रिए उसको ट्रेस कर लेती है। लेकिन हम तो ये भी देखते हैं कि अगर ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं तो चंद दिनों के बाद पैसे देकर कोई बीच बचाव करवा के जो है और उसको वो छोड़ दिया जाता है। तो ये इंतहा का, इससे बड़ी हमारी बेहिसी की, बेहिसी और जवाल की इससे बड़ी मिसाल नहीं है कि आप कुचल के जाते हैं, उसके बाद फिर रोते हुए भाग जाते हैं। एक 4 साला बच्ची है, हुरैन नाम है उसका,
ठीक है, उसकी बाएं टांग और टखने और सर के पिछले हिस्से में चोटें आई हैं, ये वालिद साहब कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि मेरी दूसरी बेटी 7 साल है, उसका नाम हानी है, उसके पसलियों आँख के नीचे चोटें आई हैं। और एक मेरी भांजी है 5 साल हमना, जिसके नाक, सर, बाएं पाँव से लेकर टांग के ऊपर तक चोटें आई हैं, बाएं बाजू, दाएं कंधे पर रगड़े आई हैं और हड्डी टूट गई है। यानी ये बच्चियां देखें 4 साल, 5 साल, 7 साल, इतनी कमज़ोर हड्डियां इस उम्र में बच्चों की होती हैं कि उन्हें हल्की सी चोट लग जाए तो वो हड्डी टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकती है। तो इतना बड़ा वीगो डाला, आप थोड़ा सा लिहाज कर लेते, थोड़ी इंसानियत दिखा लेते। 4, 5, 7 साल की बच्चियों के ऊपर आपने चढ़ा दिया। चले गलती से अगर आपने हिट कर ही दिया, आप रुक जाएं, रुक सकते थे, आप रुके, उनको देखें कि उनको अपनी गाड़ी में बिठाएं, डॉक्टर पे लेके जाएं। एग्जैक्टली, यहाँ चले आपसे लग गया, हादसात हो जाते हैं दुनिया में, लेकिन आप भाग गए, ये आपकी गलती है, आपको वहां रुकना चाहिए नहीं था। बल्कि ब्लंडर और ये आना है और जुर्म है। अच्छा, मुद्दईयत में एफआईआर तो दर्ज कर ली गई, लेकिन ड्राइवर ताहाल फरार है, बिल्कुल पता नहीं लग सका है। आए रोज पाकिस्तान में ऐसे वाकयात होते हैं, लेकिन होता नतीजा उसका ये नेम ड्राइवर्स होते हैं, ये माँ बाप बड़ी बड़ी गाड़ियां पकड़ा देते हैं, इस तरह के हादसे होते हैं, वो खुद भी डर जाते होंगे। चलें जी, बिजली बम पे हमने बात करनी है कि बिजली सस्ती होगी नहीं होगी, क्या होने वाले आगे वाले दिनों में, इस पर हमने बात करनी है। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। बिजली की कीमतों पर मुल्कगीर एहतजाज भी हो रहे हैं और 2 सितंबर को भी एक बड़ा एहतजाज होने वाला है कि शायद बिजली के बिलों में कुछ कटौतियाँ की जाएं, आवाम को किसी तरह थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए। लेकिन बज़ाहिर सूरत हाल निगरान हुकूमत के भी कंट्रोल से बाहर नज़र आ रही है। वो इस तरह से कि निगरान गवर्नमेंट के अपने इख्तियार में ही नहीं है, वो चाहकर भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते हैं, बिकॉज चीज़ें मशरूत हैं IMF के साथ। जब से IMF की डील हुई है, IMF जब तक इसकी अप्रूवल नहीं देगा, किसी भी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। कि 3 इजलास हुए हैं, वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत के अवाम को बिजली के बिल में रिलीफ दिया जाए, लेकिन तीनों इजलास बेसूद बेनतीजा साबित हुए हैं। और अब जो नई डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि जो निगरान वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा, उन्होंने आलमी मालियाती फ़ंड जिसे IMF कहते हैं, उसको बिजली के भारी भरकम जो बिल्स हैं उसमें कमी की तजावीज़ पेश की हैं। क्योंकि IMF ने पूछा है कि जब अगर आप इनको रिलीफ देते हैं, बिल्स कम करते हैं या टैक्सेस में छूट देते हैं, तो फिर रिकवरी इसकी कहाँ से होगी, मुतबादिल क्या होगा, मुतबादिल क्या होगा, ऑल्टरनेट कहाँ से होगा, ये जो खसारा है ये कहाँ से आप पूरा करेंगे। ये आप जमहूरी निज़ाम देखें वजाहत कि कैसा जमहूरी निज़ाम है ये, कि जहाँ आप अपनी आवाम को, आवाम के नुमाइंदे आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते हैं, रिलीफ नहीं दे सकते हैं। उसकी वजह यह है कि जिनके आगे आप झोली फैलाते हैं, जिनसे आप कर्ज लेते हैं, तो फिर वो आपका कर्ज जो है आपके खून पसीने समेत जो है ना सामने लेकर आते हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग माजिद निज़ामी साहब, शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे माजिद निज़ामी साहब, अब तो IMF ने तजावीज़ मांग ली हैं, हमारी जो निगरान वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने तजावीज़ दी हैं, आपको लगता है कि हमारे इन ज़िम्मेदारान पर, ये जो हमारी निगरान वज़ीर ख़जाना है या जो अहम ओहदेदार हैं हमारे ख़जाना की, इनके अंदर इतनी कॉम्पिटेंसी है, इतने ये अहल हैं कि ये कोई अच्छा सोल्यूशन दे सकते हैं जिसे IMF एग्री करे और हमें कुछ आवाम को कोई रिलीफ मिल सके बिजली के बिल्स में? जी बहुत शुक्रिया। मेरी गुफ्तगू के 2 से 3 पहलू होंगे। पहली बात तो ये है कि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के कई फायदे होते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि ये अवामी नुमाइंदे नहीं होते, इनका हल्कों के अंदर अवाम से बराह रास्त राब्ता नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये अवाम की असल सूरत हाल से कुछ ना कुछ कटे हुए होते हैं। इसलिए इनसे ये तवक्को रखना कि ये अवामी उमंगों पे पूरा उतरेंगे या अवामी जज्बात इन तक पहुंच रहे होंगे, तो ये एक खासा मुश्किल काम है और इसमें एक सवालिया निशान होता है। दूसरी बात यह है कि चूंकि टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, उसके अंदर जज्बात को देखकर फैसले नहीं किए जाते, वहाँ पर हकायक को सामने रखा जाता है और उसके मुताबिक डिसीजंस लिए जाते हैं। अब यहाँ पर मसला ये है कि जो IMF को तजावीज़ पेश की गई हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 250 अरब रुपए का एक फंड है जो किया जा सकता है, लेकिन चूंकि लीकेजेस बहुत ज़्यादा हैं, रिकवरी की रेशो बहुत कम है, तो इसलिए वो 250 बिलियन का जो रिलीफ है अगर वो आवाम को दिया जाएगा तो वो ख़जाने पर इजाफी बोझ भी बन सकता है। इस हवाले से चूंकि IMF
से हमने एक प्रोग्राम का मुआहदा कर रखा है, तो इसलिए अब वजीर खजाना की जानिब से कुछ ऐसी तजावीज़ पेश की गई हैं कि जिसमें 300 से 400 यूनिट तक बिजली कंज्यूम करने वाले सारिफीन के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। लेकिन यहाँ पे ये बात जहन नशीन रखनी चाहिए कि 400 यूनिट से ज़्यादा बिजली सर्फ करने वाले जो सारिफीन हैं उनके लिए फ़िलहाल रिलीफ का कोई मंसूबा नहीं। अच्छा, उनके लिए आपने कहा कि रिलीफ का कोई मंसूबा नहीं है, तो माजिद आपको क्या लगता है आइंदा आने वाले दिनों में ये जिस तरह अब एहतजाज भी हो रहे हैं, ज़ाहिर बात है एक प्रेशर तो है हुकूमत पर भी, तो IMF क्या कर सकता है इस ज़िमन में? कोई सजेशन ऐसी, क्योंकि अक्सर तो होता ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये अपने टैक्स अहदाफ FBR के हवाले से भी जो FBR के नुमाइंदगान हैं उनकी भी IMF से बातचीत हुई है, तो IMF ने उस पर भी खासा खुफकी का इजहार किया है कि आपको जो टैक्स अहदाफ दिए गए थे वो पूरे नहीं किए हैं आपने। बात तो घूम फिर कर माजिद हमारी नाअहली पर आ जाती है ना, वो कहते हैं कि आप खुद अपने टैक्स अहदाफ पूरे नहीं करते हैं, खुद अपनी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं और रिलीफ लेने के लिए आप हमारे पास आते हैं। जी, ये नुक्ता बिल्कुल दुरुस्त है और इस हवाले से किसी भी हुकूमत ने कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ काम नहीं किया। अभी मिसाल के तौर पर एक चीज़ सामने आ रही है कि सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम की जाती है तो उसे ख़त्म किया जाए, लेकिन वो इस पूरे मसले के अंदर 5 से 10% है। बाकी लीकेजेस भी बहुत ज़्यादा हैं जिनकी तरफ खातिर खा तवज्जो नहीं दी जा रही। तो मामला ये है कि चूंकि निगरान हुकूमत ने अवाम को आंसरेबल नहीं होना, उन्होंने अगले इलेक्शन में हलकों में जाके इलेक्शन नहीं लड़ने, इसलिए हमें उनसे ये तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो कोई ऐसे अवाम दोस्त इक़दामात करेंगे। वो फाइल्स को, पेपर्स को देखते हुए फैसले करेंगे जो बहरहाल अवाम के लिए और ख़ुसूसन गरीब सार्फिन के लिए मुश्किल भी हो सकते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो नाअहली की बात है वो वहीं पर मौजूद है। उसको बेहतर करने के लिए जो इक़दामात करने चाहिए वो किसी भी हुकूमत की जानिब से अभी तक देखने में नहीं आ रहे, जो कि एक अफसोसनाक अमर है। माजिद, जिस हुकूमत ने इक़दामात करने हैं वो हुकूमत खुद बड़ी मछलियों को सपोर्ट करते हैं समहाउ, और उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाता बड़े मगरमच्छों को, जिसकी वजह से FBR का जो काम है, FBR प्रॉपर वर्क नहीं करता, तो जो गरीब तबकात हैं उनसे इस तरह से सेकेंडरी टैक्सेस लिए जाते हैं बिजली के बिलों में 18 से ज़ायद टैक्सेस डालकर। तो जिस गवर्नमेंट अभी आप बात करें ना कि एक्शन लें, तो जिसने एक्शन लेना है वो खुद तो बड़े मगरमच्छों को सपोर्ट करते हैं, कौन लेगा एक्शन? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। उसकी वजह ये कि जो सर्विसेज सेक्टर है, जो सैलरीड क्लास है, चूंकि उसका एट सोर्स टैक्स कट जाता है तो सबसे ज्यादा मुतासिर वही होती है, जिसको हम एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ पाकिस्तान कहते हैं। बिजनेसमैन से टैक्स लेना, ताजिर से, सेठ से टैक्स लेना एक खासा मुश्किल काम है, जिसके ऊपर अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने इस तरह से गिरफ्त नहीं। तो जब तक उन पर गिरफ्त नहीं की जाएगी तो उस वक्त तक ये बोझ सैलरीड क्लास के ऊपर पड़ता रहेगा। सेल्स टैक्स बढ़ जाएगा, बाकी टैक्सेस बढ़ जाएंगे, बिजली के बिलों से उस खसारे को पूरा किया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात बिल्कुल FBR की नाअहली है कि उन्होंने बिजनेस क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोगों को टैक्स नेट में नहीं किया, और जब तक ये इक़दामात नहीं किए जाएंगे, और अफसोसनाक बात ये है कि वही लोग हर हुकूमत में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। तो जिनके ऊपर चीनी चोर, आटा चोर का इल्ज़ाम लगता है वो पहली हुकूमत में भी होते हैं, वो दूसरी में भी होते हैं और वो तीसरी में भी होते हैं। तो इसलिए जब तक उनको टैक्स नेट में नहीं लाया जाएगा, उनके गिरफ्त नहीं की जाएगी, मैं ये समझता हूँ कि मामलात ऐसे ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मुमकिन रिलीफ क्या मिल सकता है? क्या कोई उसकी कोई इकसात कर दी जाएंगी कि जो आपका बिजली का बिल है उसको किस्तों में उसकी अदायगी करें, या कोई 1 माह का बिल माफ़ कर दिया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि टैक्सेस कम कर दिए जाएंगे? मुमकिन सूरत हाल आपको नज़र क्या आ रही है? अगर रिलीफ मिलता है तो उसकी मुमकिन सूरत क्या होगी? किस मद में हमें रिलीफ मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये जो 3 ऑप्शंस आपने बयान किए इनमें से 2 तो मैं समझता हूँ कि नामुमकिनात में से हैं। ना तो बिल माफ होने के कोई दूर दूर तक चांसेस लग रहे हैं, ना ऐसे हो रहा है कि उसके अंदर टैक्सेस की कोई कमी की जाएगी या रिलीफ दिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनके बिजली के बिलों में कोई एक साथ कर दी जाए, या उनको उसके अंदर 300 से 400 यूनिट में कोई रिलीफ दिया जाए और उसको पेमेंट को डिले कर दिया जाए।
इसके अलावा अगर हम ये तवक्को रखें कि निगरान हुकूमत किसी के बिल माफ कर दे या वो टैक्सेस को ख़त्म कर दे, तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है जो हमें निगरान हुकूमत से नहीं बांधनी चाहिए। तकरीबन कोई 200 से 250 अरब रुपए का एक पैकेज बनाया जा सकता है जिससे बमुश्किल 300 से 400 यूनिट्स वाले मुस्तफीद होंगे। अब उनको कैसे करना है ये बहरहाल एक प्लानिंग है जिसके ऊपर अभी तक काम नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। निगरान सेटअप जो बातें कर रही है कि रिलीफ दिया जाएगा और एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है आवाम को, ताकि शायद आवाम में जो गमो गुस्सा है वो समहाउ ठंडा हो सके। बिकॉज जो माजिद निज़ामी साहब कह रहे हैं कि दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है हमारी कि बिल माफ नहीं होगा। हमारी हुकूमतें, हमारे सियासतदान जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, बड़े सियाने हैं। ये करते क्या है आयशा, ये आवाम को बताते हैं कि जैसे IMF ना बड़ी कोई जालिम किस्म की चीज़ है, हम IMF के आगे मजबूर हैं, उसके हाथों हम बेबस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। हालांकि मामला सारा इनकी नाअहली, नालायकी का है। IMF तो सिंपल आपसे पूछती है, ठीक है आप अपने आवाम को रिलीफ दें अगर आप कहते हैं कि बिल्स में इजाफा हुआ है, लेकिन ये बताएं कि जो आपके टैक्स अहदाफ, जिस तरह FBR के नुमाइंदों से उन्होंने बात की है कि जो आपने टैक्स अहदाफ पूरे करने थे, जो आपकी गवर्नेंस से जिसका ताल्लुक है, आपकी कारकर्दगी से आपका ताल्लुक था, उसका क्या बना? तब आपका जवाब निर्धारित होता है, जवाब सिफर होता है। फिर वो ये पूछते हैं कि ठीक है ये चीज़ें आप रिलीफ दें, लेकिन ये जो लाइन लॉसेस की मद में, बिजली चोरी की मद में आपकी इतनी ज़्यादा जो अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है, तो उसको आपने कैसे कवर किया? बिजली चोरी किस हद तक कम की है? तो तब भी आपके पास जवाब सिफर होता है। ये तो फिर अपनी नाअहली है ना जिसका मलबा ये IMF पर डालते हैं। ये हम रो रहे हैं, मेरा ख्याल है इदारों को भी पता है, ये जो लोग नाअहल हैं उनको भी पता है। जिन्होंने एक्शन लेना है, जब वो खुद नाअहल होंगे तो क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अच्छा, अलीम खान ने भी ये कहा है कि मैं जब गवर्नमेंट में आएंगी हमारी गवर्नमेंट, तो मैं 300 यूनिट तक, पाकिस्तान पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो का इसको हिस्सा बनाया है। उन्होंने यही अपना नैरेटिव दिया है कि हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। लेकिन अच्छा, अब आवाम में 75 सालों से पजीराई नहीं मिली है इसको। आयशा, पिछले 75 सालों से यही बातें मंशूर को बुनियाद बनाकर होता कुछ भी नहीं है। इन सबके देखें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, 5 लाख घर भी तो बनने थे, 50 लाख घर बनने थे, 1 करोड़ नौकरियां मिलनी थी, बन गए। तो ये मंशूर की हद तक रहती हैं, अमल की दुनिया से इसका कोई ताल्लुक नहीं हो। अच्छा, आगे बढ़े, अब आपको मज़ेदार बात बताते हैं। हम तो रोना रो रहे थे कि गरीब की तनख्वाह में इजाफा किया जाए, गरीब बेबस है, गरीब बेचारा महंगाई में पीस रहा है। अब हमें पता चला है कि सदर मुमलिकत जो सबसे अहम, सबसे बड़ा ओहदा है पाकिस्तान का, वो बेचारे भी बेबस हैं। उन्होंने भी मुतालबा किया है कि मेरा भी इस तनख्वाह के अंदर गुजर बसर नहीं हो रहा है, मेरी भी तनख्वाह में इजाफा किया जाए। और इसके हवाले से उन्होंने अपने जो सेक्रेटरी हैं उनके ज़रिए, अपने मिलिट्री सेक्रेटरी के ज़रिए काबीना सेक्रेटरी को ख़त भी आगे इरसाल कर दिया है कि मेरी तनख्वाह में इजाफा अभी उनकी तनख्वाह 8 लाख समथिंग है, तो वो कह रहे हैं कि 2 इसको मद में किया जाए, 2 इंस्टॉलमेंट में शायद कर दिया जाए कि पहले 10 लाख कर दी जाए और फिर 12 लाख कर दी जाए। आप देखिए कि यहाँ पर एक जो बेसिक तनख्वाह 35,000 रखी गई है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या कोई भी मजदूर है उसकी बेसिक तनख्वाह 35 होनी चाहिए। यहाँ पर 18 चल रही है, 18 से 20,000। और आयशा, ये वही सदर साहब हैं जो अपनी फैमिली के हमरा हज पे गए थे पूरे लाउडस्पीकर के साथ, सरकारी खजाने से। आप आवाम को ये मशवरे दें कि आप अगर 2 रोटियां खाते थे तो 1 रोटी कर दें, आप 2 कप चाय के पीते थे तो 1 कर दें, चीनी ना डालें उसमें चाय में, और ख़ुद आपसे अपना घर नहीं चल रहा और आप कह रहे हैं कि, मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि क्या सोच के ये डिमांड की होगी। मुल्क के मौजूदा हालात को तो एटलीस्ट देख लेते। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि आप तो माशाल्लाह खुद बहुत अच्छे साहिब रोज़गार हैं, अपने खुद आपके मुआशी हालात बहुत अच्छे हैं, सदर पाकिस्तान है आप, हर चीज़ आपको जो है ना सरकार से मिलती है। उसके बावजूद अगर सदर साहब आपका गुजर बसर नहीं हो रहा है, आप रो रहे हैं कि मेरी 2 मदों के अंदर, 2 मद में 2 इंस्टॉलमेंट्स के अंदर मेरी तनख्वाह में इजाफा किया जाए, और तो फिर तो बेचारा गरीब बंदा जो बेचारा वैसे ही 2 वक्त की रोटी को तरस रहा है, तो वो तो फिर बेचारा कहाँ जाए, वो क्या करे? पैसों से ही जाएगा, आवाम के पैसों से इनको तनख्वाह दी जाएगी। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा चेयर के हवाले से भी ये चीजें आई थी कि उनकी मरात में इजाफा किया जाने लगा, उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाने लगा, चेयरमैन सेनेट की भी तनख्वाह में। तो बाज़ दफ़ा तो इनकी जब ऐसी चीज़ें सामने आती है ना कि कभी ये अपनी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे की बात करते हैं, कभी अपनी मरात में इजाफे के मुतालबे की बात करते हैं, तो मुझे ऐसे लगता है ये बड़े गरीब से, इन बेचारों में ना ज़कात फ़र्ज होती है। इनको उल्टा हम लेने के कुछ, इनको हम अपनी जेब से दें, अवाम इनको अपनी जेब से दे, ये इनके हालात होते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन,
पाक यूएस रिलेशनशिप हमेशा से मौजूद बहस रहा है और पाकिस्तान में आयशा रोज़े अव्वल से ही एक तासुर पाया जाता है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े ओहदों पर, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म हो या कोई भी अहम हुकूमती ओहदा हो, सियासी जो सरकारी ओहदा हो, तो उस ओहदे के लिए अमेरिकन इंटरफेरेंस जो है उसका हमेशा से बड़ा किरदार रहा है। अब ये मिथ है या हकीकत है, उसके अलावा इसमें कोई शक नहीं है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बाज़ दफ़ा मिसाली भी हुए हैं और बाज़ दफ़ा ख़राब भी हुए हैं। हाँ, अब तो हमारे पाकिस्तान में एक वतीरा बन चुका है कि अक्सर लोग कहते हैं कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, तो ये हमेशा से रहा है। और अच्छा, पाकिस्तान में अमेरिका की गूंज तब ज़्यादा सुनाई दी जब अमेरिका ने डू मोर का मुतालबा किया। उसके बाद लोगों में इतना शऊर बेदार हुआ कि अमेरिका एक्चुअल में चाहता क्या है। उसके बाद सेकंड टाइम बहुत ज़्यादा अवामी सतह पर इसको इतनी ज़्यादा हाइप इस तरह से मिली जब पीटीआई के चेयरमैन ने एक साइफर लहराया और बोला कि जिस मुल्क ने ये धमकी दी है या जो सब इसके पीछे, उसका नाम नहीं लेना और फिर खुद ही नाम ले देते हैं कि जी अमेरिका इसके पीछे है। तब अमेरिका का बहुत ज़्यादा हर चीज़ का मलबा अमेरिका पर डाल दिया जाता है। हाईलाइट बहुत मौजूदा हालात के अंदर लम्हा मौजूद में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हैं और ये कैसे आइडियल हो सकते हैं, मिसाली कैसे हो सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत सीजन शख्सियत, अमेरिका के जाने माने नाम है पाकिस्तान में, अमेरिका के अंदर पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के हवाले से और दोनों ममालिक को, पाकिस्तान और अमेरिका दोनों ममालिक को करीब करने में, इनके ताल्लुकात को बेहतर करवाने में उनका बहुत अहम किरदार रहा है माजी में और अभी भी पाकिस्तान के हवाले से वो काविशें करते रहते हैं। तो ताहिर जावेद साहब आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि अमेरिकन डेमोक्रेटिक रहनुमा भी हैं। बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब आपके वक्त का। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ताहिर साहब, पाकिस्तान और अमेरिका का हमेशा से ताल्लुकात मौजूद बहस बने रहे हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पॉलिटिशियन समझते हैं कि अमेरिका पता नहीं कितने बड़े एक विलन का नाम है, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इसका करता धरता अमेरिका ही है। इसकी सर वजह क्या है आखिर? देखिए, पॉलिटिशियंस जो हैं वो पॉलिटिशियंस ही होते हैं। उन्होंने अपने वोट बैंक को देखते हुए, लोगों की पल्स को पहचानते हुए इस तरह के डायलॉग बोलने होते हैं जिनसे उनको फ्यूचर में पॉलिटिकल गेन हो। अब जो ये दुनिया में कहीं भी हो, बाय द वे, मैं इसको सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहा, तो कुछ पीछे हकीकत बेशक हो या बहुत मामूली हो, उसको ट्वीक करके अपनी फेवर में किया जाता है। अब कभी 80s में या 70s में या उससे पहले जब मैं और आप एक्टिव ही नहीं थे, तो उस वक्त अगर कोई इस तरह के माहौल थे कि भी कोल्ड वार चल रही थी, दो ब्लॉक्स थे और उसके बाद आप एज ए कलेक्टिव ब्लॉक मूवमेंट्स होती थी, तो उसमें अगर इस तरह इंटरवीन होती थी चीज़ें, तो आई हैव नो आइडिया ऑफ दैट। लेकिन अभी आज के इन टुडेज सिनेरियो देयर इज नॉट सच अ डील कि भी अमेरिका ने बोला ये आज ये 5 चीज़ें आ गई, ये कर दो, ऐसे कुछ नहीं होता। आप जब एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं तो यू जस्ट पुट योर आइडियाज़ एंड विशेज़ इन फ्रंट ऑफ ईच अदर के इफ़ यू नो कुछ ऐसे हो जाए या हो जाता तो बेहतर होता है। ये चीज़ें एवरीडे कम्युनिकेशन का एक हिस्सा है। फिर उसमें यानी हीटेड कन्वर्सेशन भी हो जाती है बिटवीन यू नो लाइक कभी हम ये कर रहे हैं तो अभी तक ये नहीं हुआ तो मामला, तो ये नॉर्म है, इसके अंदर कोई एज सच नहीं है कि भी आप मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि कश्मीर का मसला हल हो जाए, ठीक है ना जी। अच्छा, 2 दिन पहले इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वो जो 370 की वो किया गया था उसके ऊपर किया आर्टिकल 3। अब आप बोले बोलिए आपकी चूँकि ख्वाहिश थी, ये ताहिर जावेद के कहने पे हुआ, तो ये इज इट फेयर? तो इस तरह तो चीज़ें नहीं होती ना कि आप बिल्कुल कुछ तो होता होगा। आप डेमोक्रेटिक रहनुमा हैं, वहाँ की डेमोक्रेसी को समझते हैं अच्छी तरह से। रशिया से तेल लेना हो, नहीं लिया जाता जी, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। फलाने कंट्री से नहीं ट्रेड करना, कुछ नहीं करना, अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। तो नाराज़ होकर करता क्या है वो तो बताएं ज़रा। पहली बात तो ये बताइए, रशिया से तेल तो आपने ले लिया, पहले की बात कर रही हूँ। हाँ, वो ले लिया ना, नाराजगी मोल ले ली शायद। एक नहीं, कोई नाराजगी नहीं हुई, ये वही मैं बता रहा हूँ, कहाँ पे नाराजगी हुई है? एक बयान भी कहीं से आया अमेरिका से? मैं वही जानना चाह रही हूँ कि नाराजगी में क्या करता है अमेरिका? नाराजगी में क्या करता है अमेरिका? देखें, 2 चीज़ें मैं पहले तो आप ये समझे कि ये कहता कौन है। आपके पास एक ट्रेंड डिप्लोमेट्स की फ़ौज है, पूरा आपका एक महकमा है वज़ारत ख़ारजा, उनके अंदर वो लोग समझते हैं, वो पिछले हालात को भी देख रहे होते हैं, वो आज के हालात को भी देख रहे होते हैं, उसके अंदर वो अपनी एक जजमेंट करते हैं कि अगर हम ये करने जा रहे हैं, उनको बुलाया जाता है और वो खुद ही कहते हैं कि ये अमेरिका नाराज़ हो जाएगा या वो फलां कंट्री इसमें कैसे देखेगा या ये कंट्री ऐसे। अब ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा वो उनके एनालिसिस राइट हों, लेकिन वो अपने
20 साल के तजर्बे और 30 साल के तजर्बे के ऊपर इस तरह की चीज़ें, तो दिस इज़ योर ओन पीपल टेलिंग यू ऑल दैट। अच्छा ताहिर साहब, आपको पता होगा लास्ट गवर्नमेंट जब गई और बिल्कुल उसका सारा मलबा अमेरिका पर डाल दिया गया, अमरीकी साइफर आया अमेरिकन, और आज चेयरमैन पीटीआई आपके तो बड़े करीबी दोस्त रहे हैं, बड़े आपके उनके साथ ताल्लुकात रहे हैं, मुलाकातें रही हैं, और इसमें नो डाउट आपने पाकिस्तान के हक़ में वहाँ पे लॉबिंग भी की, सेनेटर्स वगैरह से मुलाकातें भी करवाई, वहाँ पे एक्टिव रहे आप। तो आप तो सारी सूरत हाल को बड़ा करीब से आपने ऑब्जर्व किया है, अमेरिकन के साथ आपके जितने अच्छे ताल्लुकात हैं, बाइडन हो या बिल क्लिंटन हो, जो भी हो जी, तो वाकई ही में आपको लगता वहाँ पे जब ये साजिश का मलबा अमेरिका पर डाला जा रहा था तो अमेरिका के सेंटीमेंट्स क्या थे, वहाँ की गवर्नमेंट के, उनका क्या रिएक्शन था इन तमाम चीज़ों पे? उन्होंने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, लेने दें, अगर हमारा नाम। उन्होंने बिल्कुल इसको डिनाई किया था, बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर डिनाई। डोनाल्ड ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आई थी, बिल्कुल, और बहुत सारे, और व्हाइट हाउस के जो रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने भी इसको डिनाई। तो ये जो बंदा जिसका नाम लिया जा रहा है उसने सिंपल, फिर अब तो ये साइफर का जो इमेज जो भी है उसका वो बाहर आ चुका है ना, बाहर आ चुका है। आपने पढ़ा, मैंने पढ़ा, उसके अंदर आप बताएं कहाँ पे डायरेक्ट कोई ऑर्डर, यही है ना कि भी ये होने जा रहा है तो वी आर वाचिंग इट क्लोजली। लेकिन सर डिनाई करके फिर खुद ही अखबारों में छाप दें, ये तो फिर तो देखें ना डुअल फेस। कौन छाप दे? अमेरिका के अखबारों में साइफर की कॉपियां छपती रही हैं, अभी छपी है ना, वही तो, और आप एक तरफ डिनाई करते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ये साइफर तो से। छापा ही इसलिए को देख लें, नहीं इसलिए कुछ तलब ना। हाँ, वो तो उन्होंने अपनी, ये सेम थिंग, वो तो कि जब आप clarity उसको दी है। पढ़े ना हाँ। तो आपको नजर आ जाता है कि वाकई कुछ नहीं, कोई ऐसा देखे ना, अगर उसके अंदर साइफर के अंदर हो कि जी हमारी ख्वाहिश है ये हो जाए, इसके लिए हम ये फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, आपने मिसाल बड़ी अच्छी दी है कि मेरी ख्वाहिश है ऐसा हो जाए, अगर वो हो जाता है तो दैट डजंट मीन कि मैंने कराया है। नहीं, उसके साथ अगर आगे फंडिंग होती, उसके साथ एक प्रोग्राम होता, ये बोला जाता ये हम इसको इन्फ्लुएंस करेंगे, आप इसको इन्फ्लुएंस करें और इस तरह हम इसको जाके तो देन आई अंडरस्टैंड। एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, विच इज़ अप्रिशिएटेड, लेकिन पाकिस्तान का इमेज आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं बहुत डैमेज हुआ है खारजा पॉलिसी की वजह से भी एक तो, और ये जो साइफर का सारा जो झूठा ड्रामा था उसके बाद पाकिस्तान कहीं ना कहीं जगहसाई तो उसकी हुई, नाराज तो हुए होंगे अमेरिकन। बेस्ट क्वेश्चन ये है, नहीं ये जो कि डैमेज हुआ है और हमने खुद किया है, हमने खुद किया है। मुझे बड़ा अफसोस होता है इसको देखते हुए कि हमारे कुछ पॉलिटिकल जो लीडर्स, कुछ नहीं, काफी सारे अभी व्हाट दे हैव डन दे डोंट नो। ये जैसे हम कहते हैं जी उठ के जी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आप कोई भी डाटा उठाएं, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के टॉप 10 में भी नहीं होगा, ठीक है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन तो अमेरिका में भी होती है। अगर आप देखें, इतना तो नहीं है कि आप 100% आपको कोई होगा, मेरे ख्याल को छोटा सा मुल्क जिसमें शायद 1 मिलियन लोग हो, तो आप उसमें कहिए हम बिल्कुल ठीक। ये हर जगह छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं जिसके अंदर, अब ये जो वाक़या हमारा जो जड़ा वाले में हुआ, इस तरह की ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन आप कह सकते हैं ना इसको, बदतरीन वायलेशन। तो अब ये चीज़ें हर जगह पे ऐसे कोई एक एलिमेंट होता है। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन फंडेड और सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट है कि नहीं है। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर आप उसको इतना इंटरनेशनली नहीं उछालना चाहिए, आपके अपने बंदों के। ताहिर साहब, जैसे आप अमेरिकन सिटीजन हैं, हमारे यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से मसलन एक नैरेटिव बिल्ड कर दिया गया है कि अमेरिका पता नहीं सब कुछ करवाने में अमेरिका है, एक अमेरिका से आज़ादी और अमेरिका से नफरत। अब जो आपकी तरह के लोग, जो पाकिस्तानी लोग वहाँ पर रहते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स में बड़े सरगर्म अमल हैं, तो सर जब ऐसी चीज़ें वहाँ पर जाती हैं तो इमेज पाकिस्तान का क्या होता है वहाँ पर? जो एक अमेरिकन लोग इस वक्त जो हैं, अभी लम्हा मौजूद की बात करें, इस वक्त के ताल्लुकात, जब से साइफर के मामले के बाद आप समझते हैं कि ताल्लुकात रिवाइव हुए हैं नई गवर्नमेंट के आने के बाद, इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात की नोयत क्या है? अच्छा, आपने 4-5 सवाल एक ही अंदर। अच्छा, ये जो अमेरिका का मैं इंटरव्यू, इस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आपके ऑडियंस को कि भी आप IMF से आपका पैकेज चल रहा है ना। अब IMF बेसिकली अमेरिका नहीं है, बट अमेरिका इज द बिगेस्ट फंडर टू IMF। अच्छा, अब इसको आपने पूरा डायनामिक्स इसके देखें कि अमेरिका IMF को पैसे देता है, IMF आगे उन पैसों से प्रोग्राम डिफरेंट कंट्रीज में लोगों की इकानमी को ऊपर करने के लिए, उनकी हेल्प ब्रिज बिल्डिंग दरमियान में ये काम है ना। अच्छा, अब आपका एक बैंक है, IMF इज अ बैंक, आपका एक बिजनेस है, उस बैंक के अंदर मैं अगर सरमायादार हूँ और मेरा पैसा पड़ा हुआ है,
वो बैंक आपके बिजनेस के लिए पैसे दे रहा है, तो बैंक आपसे रिक्वायरमेंट करेगा ना जी, आपने सुबह 9 बजे काम पे आना है, आपने ये पेरोल ऊपर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आपने इतना सामान बेचना है, ये सारी रिक्वायरमेंट आपको करेगा। आप उठ के अपने एम्प्लॉयज़ को बोलो जी मेरे हाथ बजे हुए और ये जो बैंक जिसे मैंने पैसा लिया ये आपकी तनख्वाह मुझे नहीं बढ़ाने देता, आप इस बैंक को गालियाँ निकालना शुरू कर दो। हाँ, यही ना। अच्छा, अब वो जो बैंक है वो उठ के जो आपको देता है और आपको वो लीनियंटनेस उसमें दिखाएगा, तो जो मैं पीछे से जिसने फंड किया हुआ, मेरा काम बनता है ना उसको पूछना। दिस इज द क्वेश्चन। अब इसके अंदर आप भाई आप जब ले रहे हैं तो आपको उनके जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं, हाँ यहाँ ये कोताही जरूर हो सकती है कि आपने जब बार्गेन की तो कुछ 4 चीजें बेहतर शायद कर सकते थे, लेकिन इस वक्त तो हम पाकिस्तान एज ए नेशन हम वहाँ नहीं खड़े कि आपके पास बहुत सारा लेवरेज है जिसको आप बाहर, क्योंकि पिछली हुकूमत जो पिछली हुकूमत जो थी उसने आपकी 2 वायलेशंस कर दी, कभी किसी ने एक के ऊपर गया नहीं था कभी, उसके बाद तो इन्होंने बिल्कुल वाइंड अप कर दिया था कि आज के बाद कुछ होगा नहीं। फिर भी ये जो आपके जो छोटी सी दरमियान की जो हुकूमत आई थी, इन्होंने जैसे कैसे एड़ियाँ रगड़ के कुछ काम कर लिया ना। अच्छा, अब वो करने के बाद उसमें ऑब्वियसली आपको वो पैकेज कभी भी नहीं मिलेगा जो आप स्वीट पैकेज समझें। लेकिन ये भी तो आप समझे ना तारिक साहब, जब वॉर ऑन टेरर पे अमेरिका के इंटरेस्ट थे, अफगानिस्तान में इंटरवीन करना था, तब मामला तौर थे, तब शायद अपनी मर्जी थी, तब यूएस एड भी आती थी, भर भर के एड्स आती थी वॉर ऑन टेरर के नाम पर, अपने इंटरेस्ट थे। लेकिन अब जब अफगानिस्तान से निकल चुके हैं, कुछ मिला नहीं, नाकामी हुई है, तो बिल्कुल इंटरेस्ट बदल गए। शायद सब मुल्कों का यही वतीरा रहता है। लेकिन ताहिर साहब, इंटरनल मामला, पाकिस्तान के शायद सियासतदानों की भी गलतियाँ, नाअहलियाँ, उछाले बहुत जाते हैं, इतना होता नहीं है। जैसे आपने ह्यूमन राइट्स का बोला कि पाकिस्तान में इतने नहीं है जितने उछाल दिए जाते हैं। इंडिया में जो हो रहा है, अमेरिका में स्कूल्स में अटैक्स इतने बढ़ चुके हैं, टेररिज्म इतनी बढ़ चुकी है, वहाँ पर हर बंदे के पास असलहा है और मास किलिंग इज़ नॉर्मल देयर। ये हर आए रोज़ का वाक़या है, उस पर कोई बात ही नहीं करता। शायद उन्होंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर लिया, हैंडल कर लिया, वो ऊपर ही नहीं आने देते हैं। इंटरनेशनली ये चीज़ें हाईलाइट नहीं होती हैं। देखिए, जो नेशनलिज्म है ना, आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर उसकी काफ़ी शॉर्टेज हो गई है, लोगों को मिसलीड कर दिया गया। अब बिल्कुल आपने ऐसी बेहतरीन मिसाल दी है। अब एक कोई शख्स उठ के किसी शॉपिंग सेंटर में 20 बंदों को अमेरिका में मार देता है, ये तकरीबन हमारे 365 दिनों के अंदर मेरे ख्याल 500 से ऊपर वाकयात होते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली, स्कूल्स में इतने होते हैं। कोई अमेरिकन आपको ये नहीं मिलेगा करता हुआ वो अमेरिका में भी, हाँ ये कि वो टेररिस्ट है, वो कहेंगे उसको मेंटल इशू है कोई। ह्यूमन राइट्स वायलेशन का तो लेबल नहीं लगाएगा ना। हम उठ के हर चीज के अंदर अपना ह्यूमन राइट्स वायलेशन का लेबल लगा देते हैं, अपने आप पे ऊपर लगा लेते हैं। दैट इज रॉन्ग। तो बेसिकली अब जो आपकी पहली बात थी ना, मुल्कों के अंदर शादियां नहीं होती, उनके रिलेशनशिप होते हैं, वो हर दौर का अपना रिलेशनशिप पर होते हैं। तो जब आप देखते हैं कि यार ये अच्छा ताहिर साहब, आप तो डेमोक्रेटिक रहनुमा हैं। अमेरिका में 2 पार्टीज़ हैं, एक रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट्स हैं। आप डेमोक्रेट से एसोसिएट हैं। इन दोनों पार्टीज़ में पाकिस्तान के बारे में नरम गोशा किसका है? आप क्या समझते हैं, ज़्यादा अच्छे मिसाली ताल्लुकात किस गवर्नमेंट के टाइम में रहे? अच्छा, इसमें ये इनके किसी की भी पॉलिसीज़ किसी कंट्री सेंटर्ड नहीं होती, याद रखें आप। उनकी पॉलिसीज़ अपनी ग्लोबल होती हैं, उसके अंदर आप कैसे फिट हो दें। तो ये उस तरह जाके जैसे ग्लोबली देखते हैं। रिपब्लिकन ने बोला कि जी हम प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोला कि हम सारी वार्ड्स को वाइंड अप करके वापस चले जाएंगे, ठीक है। तो उसने उसके अंदर ही सबको देखना है। जो वार ऑन टेरर थी वो डेमोक्रेट्स के वैसे शुरू तो रिपब्लिकन ने की थी, फिर उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। तो ये अपने हर उस दौर के अंदर जो ज़रूरत होती है उस हिसाब से ये सारी चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कोट करता हूँ कि प्रेसिडेंट बराक ओबामा का कि हमारी एक्विटीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डिफरेंट हैं और चेंज होती रहती हैं। और उसको आप जैसे इंडिया है, आज इंडिया के अंदर आप देखते हैं कि कंज्यूमर चीज़ें उनकी जो कॉरपोरेशंस का उनका इंटरेस्ट है अपनी चीज़ें बेचने का। तो आप बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप देखें रेड कारपेट भी बिछाया जा रहा है उसी बंदे के लिए जिसको वीजा देना बंद किया हुआ था। अब आप देखें, इससे बड़ी चेंज आप कहीं नहीं देखेंगे। लास्टली ये बता दें कि अब G2G बेस पे मुआहदे शुरू होने जा रहे हैं। आप भी इस हवाले से बड़े कोशिश हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए, कुछ इकोनॉमिकल सिचुएशन है जो बेहतर हो। ताहिर साहब, क्या मौजूदा हालात में आपका इसमें क्या रोल है और आप किस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट आए और हालात कम अज़ कम जो मुआशी हैं वो ज़रा बेहतर हों? देखिए, मैं हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कोई इन्वेस्टमेंट, कोई लोगों को इनकरेज किया जाए, ख़ासतौर पे अमेरिका के अंदर और जहाँ भी कोई
बेसिकली हमारी अपनी जो डायस्पोरा है उसके पास भी आप देखें बड़े रिसोर्सेज हैं, उनको हम वापस लेकर के आएँ, वो इन्वेस्ट करें तो बहुत सारे मसले तो उसके अंदर भी हल हो जाए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके साथ पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, डॉलर के जो है ना उसको आने की ज़रूरत है इस वक्त, इन्वेस्टमेंट इन डॉलर्स यहाँ पे आके, ताकि हमारी जो इन्फ्लेशन है और जो बैलेंस है वो हो जाए। तो उसके ऊपर लगे हुए हैं सारे, ख़ास तौर पे ये जो आपकी अभी जो मामला चल रहे हैं इसमें जो कमेटीज़ बना के रैपिडली वन विंडो ऑपरेशन के साथ क्विक डिसीजन में। ताहिर साहब, लास्ट कमेंट्स ऑन इस्लामोफोबिया। देखिए जी, इस्लामोफोबिया तो दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी है जिसके ऊपर मैं चाहता हूँ मिसलीड किया। देखें ये बताऊँ कि चीज़ें पहले से बेहतर हो रही हैं। इल्हान उमर का एक बिल भी अप्रूव, एंटी इस्लामोफोबिया बिल हाउस के अंदर अप्रूव हो चुका है और जिसको फर्दर आगे सेनेट के अंदर ले जाया जाएगा कि इसको कंडेम किया गया है हाउस के अंदर। तो ये मेरा ख्याल है कि गुड। जाते जाते ये बता दें कि चेयरमैन पीटीआई अब दोबारा इक़्तिदार में आ सकेंगे, वरना तासुर ये है कि अमेरिका से पंगा लेने के बाद दोबारा से इक़्तिदार में आने का वो सोच नहीं सकते। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? देखें ये तो मेरी आपने ना पेरोल से ऊपर का क्वेश्चन मुझे कर दी है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि पॉलिटिक्स के अंदर इज़ अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज़, इट डिपेंड हाउ यू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ताहिर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, जी हाँ, जावेद साहब ने भी बात की और आयशा ऐसा ही है, हमेशा से पाकिस्तान और यूएस के रिलेशनशिप जो है ना मौजूए बहस बने रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ जगहों पे अमेरिका ने पाकिस्तान की बहुत इमदाद भी की है लेकिन मुफ्त में नहीं की है। पाकिस्तान भी अमेरिका की तरजीहात, म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं। चले, एक और स्टोरी है बड़ी अच्छी है कि जी अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क सिटी, जहाँ पर मेयर की जानिब से जारी करदा गाइडलाइन के तहत लाउड स्पीकर पर अब अजान दी जा सकेगी। इससे पहले लाउड स्पीकर अलाउ नहीं होता था अजान के लिए, वहाँ के लोग अजान लाउड स्पीकर पर नहीं सुन पाते थे। लेकिन अब ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि 10 डेसिबल तक पर मुहित आवाज़ की सतह पर अजान अब नशर की जा सकती है और मुस्लिम हर जुमे को और रमज़ान में मगरिब की अजान जो है ये गूंज सकेगी। तो ये जो अमेरिकन मुस्लिम हैं उनके लिए बहुत खुशाइंद खबर है कि अब जो है हर जुमे रमज़ान में अजान गूंज सकेंगे। चलें जी, अल्लाह करे ताल्लुकात किसी भी मुल्क से ख़राब नहीं करने चाहिए और ये है भी नहीं है, लेकिन ताल्लुकात म्यूचुअल इंटरेस्ट की बेस पर हों तो तभी फ़ायदा होता है। बहुत अच्छी मिसाल है कि आप बाकी रिलीजन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। क्रिकेट पर तो हम बात करते ही हैं, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट यानी अगर आप डिसेबल हैं तो आप डिफरेंटली एबल हैं। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी डिसेबिलिटी को अपनी पावर बना लिया और ऐसी पावर बनाया, कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं बनने दिया, ऐसी पावर बनाई है कि अपना लोहा भी मनवा रहे हैं खेलों के मैदान में। क्या हुआ कि अगर बाकी बच्चों के साथ नहीं खेल सकते, अच्छा उनकी जो फतूहात हैं वो बिल्कुल नॉन स्टॉप जारी हैं, उनका सफ़र उनका जारी है, कोई ब्रेक नहीं लग रही है। दुनिया की नंबर 1 टीम की क़यादत भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की शान में इजाफा हो रहा है। इससे पहले से टूर्नामेंट में फाइनल में भारत को शिकस्त दी हमारी ब्लाइंड टीम ने। वैसे तो हमारे इस टाइम जो खेलों का जो माशाल्लाह हमारे तमाम तर खिलाड़ी हर डिपार्टमेंट के, हमारे एथलीट्स हों या हमारी कौमी टीम हो या हमारे ब्लाइंड्स हों, तो जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा हम अगर बात करें तो रवां साल कौमी टीम को तीसरी मरतबा आलमी चैम्पियन बनने का एजाज़ भी मिला है। तो ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा क्रेडिट है। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ निसार अली साहब मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे बात करते हैं। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। निसार अली साहब, कप्तान हैं पाकिस्तान ब्लाइंड के। निसार अली, सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद हो आपको, आप लोगों ने जिस तरह पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। क्या समझते हैं इस कामयाबी के बाद फीडबैक कैसा आ रहा है गवर्नमेंट लेवल पर और इंडिविजुअल लेवल पर, किस तरीके से लोग आपको वेलकम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खैर मुबारक। और सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। तो जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक़ है तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया और बड़े अच्छे तरीके से हमारा वेलकम किया है। हमारे प्लेयर्स जब अपने इलाके में गए तो लोकली लोगों ने वहाँ पे उनको बड़ा इज़्ज़त से नवाजा है और होना भी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आप पाकिस्तान की नेकनामी का बायस बनते हैं तो यकीनन इस तरह की जो है वो आपको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक सवाल है हुकूमत का, तो अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो हमारी हुकूमत ने इस हवाले से कोई खातर खा जो है इस पर कोई काम नहीं किया है।
अच्छा चलिए निसार, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट लेवल पर भी आपको पज़िराई मिले और वो भी कुछ हेल्पफुल हों आपके लिए। अच्छा निसार, जब ब्लाइंड क्रिकेट का नाम आता है तो ये लोगों में इस्तराब होता है, क्यूरोसिटी होती है कि किस तरह से खेलते होंगे ब्लाइंड क्रिकेट। तो आम लोगों के लिए, आवाम के लिए, क्रिकेट के लवर्स तो दुनिया के कोने कोने में और पाकिस्तान में तो शायद कुछ ज़्यादा ही होंगे। किस तरह खेलते हैं आप? आवाज़ से कुछ डिटेक्ट करते हैं? क्या टेक्निक्स होती हैं आपकी? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। लोगों की अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी जो ब्लाइंड क्रिकेट है ये इसकी वर्ल्ड बॉडी बनी हुई है, तो इसमें कुछ रूल्स हैं जो पूरी दुनिया में जो है उनको फॉलो किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले तो 3 कैटेगरीज होती हैं जो हमारी प्लेइंग 11 बनती है, उसमें 3 किस्म के प्लेयर्स शामिल होते हैं। एक B1 कैटेगरी के प्लेयर होते हैं, वो टोटल ब्लाइंड होते हैं। तो उसके बाद B2 प्लेयर्स होते हैं जिन्हें हम पार्शली ब्लाइंड कहते हैं, जिनकी थोड़ी बहुत विजन होती है, मतलब वो 2 से 4 मीटर तक चीज़ों को देख सकते हैं, पहचान सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारी तीसरी कैटेगरी होती है B3 प्लेयर्स, तो उन्हें हम पार्शली साइटेड कहते हैं। तो उनकी विजन थोड़ी सी B2 से बेहतर होती है और वो इस हद तक होती है कि वो बाउंड्री तक फील्डिंग और कैचिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो जो हमारी प्लेइंग 11 होती है उसमें 4 टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स मिनिमम हमें खिलाने पड़ते हैं। तो इसके अलावा बाकी 7 जो है वो पार्शली प्लेयर्स हम खिला सकते हैं, उसमें पार्शली ब्लाइंड और पार्शली साइटेड जो अच्छा, है वो जो 4 मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं निसार, जो 4 मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं उनका क्या रोल होता है? उनको यानी फील्डिंग में रखते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या विकेट कीपिंग? जी उनका रोल तमाम ही शोबों में होता है। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो 40% जो कोटा है बॉलिंग का वो टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स हमारे जो है वो करते हैं। अगर हमारा 20 ओवर का मैच है तो उसमें कम से कम 8 ओवर्स जो है वो B1 बॉलर्स को करने पड़ते हैं। इसी तरह बैटिंग में अगर देखा जाए तो उसमें हमारा साइकिल होता है, उसमें B1, B2, B3 ये एक साइकिल हमारा बनता है। इनको आप चाहे B1 को पहले भेज दें, चाहे B2 को भेज दें, चाहे B3 को भेज दें, लेकिन एक साइकिल मुकम्मल होगा तो फिर उसके बाद नेक्स्ट साइकिल शुरू होगा। तो इस तरह हमारे ये जो बैटिंग का सिलसिला भी होता है। इसके अलावा जो हमारे B1 प्लेयर्स होते हैं उनका हमें फ़ायदा ये होता है कि वो अगर एक स्कोर करते हैं तो हमें उसके 2 स्कोर मिलते हैं। तो इसलिए इनकी इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ रूल्स जो है वो मुतारफ़ कराए गए हैं, जिससे ब्लाइंड क्रिकेट एक तो लोगों में जो है उसको देखने में अच्छा लगता है। अच्छा निसार, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, क्योंकि इन बातों का इससे पहले हमारे व्यूवर्स को और हमें भी नहीं मालूम था। अच्छा निसार, ये बताइएगा जो बॉल होती है इसकी कोई वॉइस होती है? क्योंकि जो मुकम्मल ब्लाइंड होते हैं वो तो देख नहीं पाते हैं, तो जब बॉल आती है उसके अंदर कोई आवाज़ होती है, कैसे पता चलता है कि ये गेंद आ रही है? इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रा हमें क्लियर कीजिएगा। जी बिल्कुल, हमारी जो बॉल है वो हार्ड प्लास्टर की होती है और उसमें बॉल बेरिंग्स होते हैं। एक तो वो बॉल के वज़न को बराबर करने के लिए होते हैं और दूसरा आवाज़ पैदा करने के लिए होते हैं। तो हमारे जो टोटल ब्लाइंड प्लेयर्स होते हैं वो उस आवाज़ को सुन के तो खेलते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हमारे जो पार्शल ब्लाइंड है या पार्शल साइटेड है वो थोड़ा सा विजन का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पार्शल ब्लाइंड प्लेयर्स होते हैं या पार्शल साइटेड वो B1 को गाइड भी करते हैं, जिसकी वजह से वो फील्डिंग में खातर खा जो है वो परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते हैं और इस तरह वो अपने खेल में जो है वो बेहतरी लाते हैं। निसार, मैं आपको ये देख रहा था, आपको सुन रहा था, जिसमें आपने कहा कि आपकी तो खुद माशाल्लाह एक मिसाल है, आप तो खुद मोटिवेशन है बहुत से लोगों के लिए। आपने कहा कि मुझे नॉर्मल बच्चे भी अपने साथ खिलाने से कतराते थे, नहीं खिलाते थे, तो फिर वहाँ से लेकर अब कामयाबी का सफ़र कप्तान बनने तक ये कैसे आपने तय किया? कहाँ तक, किस तरह पहुँचे आप यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। क्रिकेट आपको पता ही है कि पाकिस्तान में क्रिकेट का बड़ा क्रेज़ है। तो बचपन से क्रिकेट खेलने का शौक़ था, तो विजन कमज़ोर होने की वजह से जो हमारे गांव के बच्चे थे, हमारे दोस्त ही थे, तो वो मुझे अपने साथ खिलाने से कतराते थे। वो इस वजह से सिर्फ कि इसकी विजन कमज़ोर है तो ये ना हो कि इसको कोई चोट वगैरह आ जाए। तो बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये सफ़र शुरू हुआ। आज़ाद कश्मीरी क्रिकेट क्लब ऑफ द ब्लैक्स के मैंने अपने क्रिकेट का आगाज़ किया और आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते ये सफ़र आज यहाँ तक पहुँचा। इसमें यकीनन मेरे वालिदैन की दुआएं, मेरे सीनियर्स की जो है वो रहनुमाई इसमें शामिल है और लोगों का प्यार है। जो सब लोगों ने बड़ा तावन किया है, मेरे जितने भी कोलीग्स हैं, जितने भी प्लेयर्स साथी हैं, तो जिसकी वजह से आज अल्लाह पाक ने यहाँ तक पहुँचाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। निसार अली कप्तान हैं पाकिस्तान ब्लाइंड पे हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी उन्होंने अहम टेक्निक्स बताई हैं किस तरह खेलते हैं।
और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, इंडिया से जीते हैं, उनको गवर्नमेंट लेवल पर उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया जाता। डिफरेंटली एबल होना भी एक अलग चीज़ है, उसको आप प्रेज़ करें, उनको बिल्कुल सोसाइटी से अलग मत कर दें। और आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की किट पहनकर वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहरा कर खेल रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको ओन करें, उनके लिए कुछ फैसिलिटेशंस लेकर आएँ। यकीनन, और बिल्कुल निसार अली जैसे लोग मिसाल हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर आप कुछ करके कर दिखाना चाहते हैं, तो आपका अगर मकसद है तो आपका माजूरी, आपकी डिसेबिलिटी जो है वो भी आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती है। तो ऐसे लोग वाकई मिसाल हैं और इन्होंने ये साबित किया है कि इनको थोड़ा सा मौका दिया जाए तो ये बजाय नाकारा होने के तामीरी किरदार भी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। एक बहुत अहम मामला सोशल मीडिया पर जिस पर आवाज़ उठी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया, बॉयकॉट हादसा एक ड्रामा है और ये एक निजी टीवी चैनल पर नशर हुआ। इसके 7 के 8 करीब किस्तें थीं जो कि नशर हो चुकी थीं। उसके बाद ये टॉप ट्रेंडिंग में आना शुरू हुआ क्योंकि उसका जो स्टोरी थी वो बड़ी अजीब थी। आपको याद होगा कि मोटरवे पर एक हादसा होता है खातून के साथ 2020 में, और वो इतना अलमनाक हादसा रेप का केस था। तो उस स्टोरी उससे मिलती जुलती हुआ ये था कि उस खातून को 2020 में उसके बच्चों के सामने रेप किया गया था और पूरा पाकिस्तान उस वक्त जो है ना दिल दहला गए थे सबके के, और पूरे लोग बड़े कर्ब में थे, गम और गुस्से की एक लहर थी। उसके बाद हमने देखा एक्शन भी लिया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की गई। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, CM सब ने इस पर नोटिस भी लिया। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि जो ड्रामा है इसकी मुमासिलत है उस कहानी से, उस कहानी की बुनियाद पर यह ड्रामा बनाया गया है। अब सीनियर सहाफ़ी हैं फरीहा इदरीस, उन्होंने कल ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो ड्रामा है, इस ड्रामे के बाद मुझे जो मुतासरा खातून थी 2020 में जिनके साथ मोटरवे पर यह वाक़या हुआ था, जिनको उनके बच्चों के सामने रेप किया गया था, उन्होंने कहा कि उस खातून का मुझे फ़ोन आया है और वो रो रही थी। उन्होंने कहा क्या आप लोग मुझे भूलने नहीं देंगे जो इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है, ये इसमें इतनी काबिल फ़ख्र तो बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि ये जो ड्रामा है इससे मेरे वो जो ज़ख्म है, मेरी वो तकलीफ़ है वो ताज़ा हो जाती है। खुदारा ऐसे ड्रामे ना दिखाएं, मेरे ऊपर बहुत मैं ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हूँ। तो उसके बाद फिर आयशा पैमरा ने इस ड्रामे को बैन कर दिया है और इसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर कर दी गई है। अच्छा, वो खातून की दरख्वास्त पर उनकी जो शनाख्त है उससे भी खुफिया रखा गया था। जब उन्होंने पहचानना था मुल्ज़िमान को, उनको बुलाया जाता था, तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि मेरी अगली ज़िंदगी जहन्नुम ना बनाई जाए, तो मेरी जो पहचान है उसको आप सीगा राज में रखें। और गवर्नमेंट ने उस पर सपोर्ट किया, उसको सब प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो किया, मीडिया पे उनका नाम तक नहीं आया, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आप देखें, एक बड़ा इदारा, एक बड़ा चैनल जिम्मेदारी के साथ इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रहा है। सिर्फ यही कंटेंट रह गया? मुझे ये समझ नहीं आती कि दूसरी स्टोरीज नहीं है बेशुमार, इसके अलावा कंटेंट कोई मस्बत चीज आप नहीं दिखा सकते। आपको वो सीरियल किलर याद है? बिल्कुल याद है, जावेद इकबाल था, 100 बच्चों का कातिल था, पूरी मूवी बन गई है, पूरी मूवी बन चुकी है। कहने की बात ये, जो ड्रामास होते हैं ये आपकी सोसाइटी का कल्चर होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ड्रामों के अंदर जो तहजीब और कल्चर के नाम पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया जाता है। अब ड्रामास क्या है हमारे, आप अक्सर ड्रामास देखें, हमारी जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ हैं, जिस तरह उनका आयशा जनाजा निकाला जाता है, होता क्या है ड्रामों में, एक लग्जरी, एक बहुत सा लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है, फिर अखलाकियात की धज्जियाँ ऐसे बिखेरी जाती हैं। अच्छा, ये पैमरा को ना 8 किस्तें वजाहत नशर हो गई हैं, उसके बाद पैमरा जागे हैं, वो औरत के जख्म ताज़ा हो गए हैं, उसके बाद आप जागे हैं। और ये भी बात है लेकिन जो हिदायतकार है ना ड्रामे के, जो वहाँ की वो कह रही है कि नहीं स्टोरी वो नहीं है, कुछ और जहाँ पे जागना होता है पैमरा जाग नहीं जाता, और आपकी मेरी तरह के जो लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं उन पे पैमरा जाग जाता है। इससे पहले कि पैमरा हम पे जागे तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन बट ये है कि ये कल्चर तहजीब के नाम पर इस तरह के ड्रामास करना जिससे लोग ज़हनी अज़ियत में मुब्तला हों, तो कंटेंट जरा मस्बत करें। ये क्या है ड्रामास के अंदर भाभी का देवर के साथ चक्कर चलाया जा रहा है, मतलब इतनी आपकी अखलाकियात की धज्जियाँ, मतलब इस तरह के नाजायज़ ताल्लुकात दिखाए जाते हैं, मतलब हमारे ख़ानदानी निज़ाम की चोलें हिला दी गई हैं।
सच्ची बात ये है। तो इस तरह के कम से कम हमारी ड्रामा इंडस्ट्री को चाहिए कि अच्छे अच्छे कंटेंट दें ताकि मस्बत रुझान पैदा हो सोसाइटी में। बिल्कुल। पैमरा तो जाग चुके हैं। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि साइंस की तारीख में आज तक ऐसा वाक़या पेश नहीं आया और उसने डॉक्टर्स को हिला के रख दिया है, पूरी साइंस की तारीख को हिला के रख दिया है। वो वाक़या कुछ इस तरह का है कि एक 64 इयर्स की खातून है, उनके दिमाग से ये कीड़ा निकलता है। ये देखें, ये कीड़ा, और ये जिंदा कीड़ा है जो उनके दिमाग में 2 महीने तक रहा है। उनको डिप्रेशन हुआ, उसके अलावा दुनिया का सबसे मुनफरिद ऑपरेशन है। उनकी याददाश्त चली गई उन खातून की। तो डॉक्टर ने जब MRI किया, सिटी स्कैन्स किए, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कुछ लग रहा है, हमें इसको ऑपरेट करके देखना पड़ेगा कि ये फ्रंटल लोब है ब्रेन का, यहाँ पर है क्या। तो जब ऑपरेट किया तो ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर्स हैरान रह गए। ये दुनिया का सबसे मुनफरिद ऑपरेशन था कि 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा, 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा, मतलब इसने हैरान कर दिया। अच्छा, हम ना अजराह तफन्नुन या मजाक में कहते हैं यार इसके ना दिमाग में कीड़ा है, मजाक में कहा जाता है, लेकिन अब वाकई ही में दिमाग में कीड़ा, और 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा। मुहक्किकीन साइंस जो है ना दंग रह गई है। डॉक्टर्स ने सर पकड़ लिया है कि यार वाकई ही में दिमाग में इतना कीड़ा, और ये जानवरों से बीमारी मुंतकिल होती है। और आए रोज़ हम देखते हैं कि ऐसी बीमारियों में मुसलसल आए रोज़ इजाफा हो रहा है और हमें देखने को मिलती हैं। तो इसमें एहतियात करने की भी ज़रूरत है। और दूसरी जानिब इस जो वाक़या हुआ इसने पूरी तिब की दुनिया को हिला कर रख दिया है कि दिमाग में कीड़ा के जा कैसे सकते हैं। ब्रेन ईटिंग अमीबा भी तो था। तो लकीली ये खातून अब रिकवर कर रही हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त है ऑपरेशन के बाद। और ये 2 माह तक आयशा ये कीड़ा दिमाग में रहा और जिंदा रहा। बहुत डिफरेंट और मुनफरिद ये अपने ही वाक़या है। चलें, हम कहते हैं कि खुशकिस्मत है कि वो औरत बच गई हैं। आगे बढ़ते हैं, माहौलियाती आलूदगी पर हम थोड़ी सी बात करते हैं कि जैसे ही आगे आगे वक्त गुजरता जा रहा है तो हमारी जो एनवायरनमेंट है वो रहने के काबिल नहीं हो रहा। एयर क्वालिटी इंडेक्स इतना गिर चुका है कि आपकी जो एवरेज लाइफ है वो, अगर आप कुछ मिनट उसमें साल कमी आई है, 4 साल कमी आई है एवरेज लाइफ में, जस्ट बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। और आप देखेंगे पाकिस्तान दुनिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स में पहले नंबर पर रहा है बदतरीन शहरों में। लाहौर, और लाहौर की बात करें। उसके अलावा आप ये देखें कि इतनी पोल्यूशन है। सबसे बड़ा मसला फिर जहाँ पर रह दे के मामला गवर्नेंस पर आता है। रेजिडेंशियल एरियाज़ में हम लोगों ने फैक्ट्रीज कायम की हुई हैं, केमिकल फैक्ट्रीज जिसमें जहरीला मादा होता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र होती हैं। तो हम लोगों ने रेजिडेंशियल एरियाज़ में ये फैक्ट्रीज कायम है। उसके अलावा गाड़ियां हैं, इतना गंदा धुआं उनसे निकलता है, कोई मेंटेनेंस का कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये तमाम तर चीज़ें जो हैं हमारे माहौल को आलूदा कर रही हैं, पोल्यूट कर रही हैं। आँखों का, आंखें इससे इतनी डैमेज होती हैं। एक जब वेदर चेंज होने वाला होता है, विंटर आने से पहले स्मोक आ जाती है और वो आंखों के लिए इतनी डैमेजिंग होती है, आपके लंग्स के लिए तो डैमेजिंग होती है, और आंखों की बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं। हर दूसरे बंदे की नज़र कमज़ोर है। तो अब देखें बच्चों की नज़रें क्यों आईसाइट वीक हो रही हैं, उसकी वजह यही है। और एक जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि हमारी 98% आबादी फ़ज़ाई आलूदगी में रहती है, इस पोल्यूट माहौल में रहती है। जब हमारे बच्चे इस माहौल में रहेंगे जहाँ ना खाना साफ़ है, ना वहाँ की आबो हवा तरोताज़ा है, तो फिर ऐसी बीमारियाँ तो पैदा होंगी। यही वजह है कि आँखों की बीमारियों में इतना इजाफा होने लगा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको चश्मे लगे हुए हैं, आंखों पे ग्लासेस हैं। और ये माहौलियाती आलूदगी की वजह से, माहौलियाती आलूदगी की वजह से आंखें भी रेड रहती हैं, आंखों से पानी आता है, एलर्जी फील होती है। तो आंखों को साफ रखना बड़ा ज़रूरी है। तो आपसे तो मुलाकात होगी कल। आज प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।